महान मिंग राजवंश की वीरान सीमा पर अचानक एक इस्पात का किला प्रकट हो गया। उसके अंदर के लोग न केवल आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करते थे, बल्कि भाप से चलने वाली ट्रेनें और युद्धपोत भी सड़कों पर भरे हुए थे। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं समय यात्रा करके झूगांव पू बन गया, झू दी का चौथा बेटा। अपनी साधारण क्षमताओं के साथ मैं मूल रूप से एक स्थिर जीवन जीना चाहता था, लेकिन अनायास ही मैंने राष्ट्रीय समृद्धि के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रणाली को जागृत कर दिया। भविष्य में मिंग राजवंश को पतन से बचाने के लिए मैंने झूदी को दृढ़ता से एक याचिका प्रस्तुत की, जिसमें ग्योंगजू द्वीप की रक्षा करने का अनुरोध किया। 10 साल का समय लगाकर मैंने आखिरकार द्वीप की तकनीक को भाप युग तक विकसित कर दिया। द्वीप पर हर किसी के पास एक बड़ा एके है, यहाँ तक कि बंदरगाह भी भाप से चलने वाले युद्धपोतों से भरा हुआ है। ठीक जब मैं ऑस्ट्रेलिया में उतरने और अमेरिका में प्रवास कर अपनी प्रतिभा दिखाने की तैयारी कर रहा था, झूदी अचानक सभी को ग्योंगजू द्वीप पर निरीक्षण के लिए ले आए। दूर से केवल सुनसान द्वीप ही दिखाई दे रहा था। इसी समय दूर एक भव्य शहर खड़ा था। उसकी भव्यता कुछ बड़े शहरों से कम नहीं थी। झूदी तुरंत ही स्तब्ध रह गए। इतना बड़ा शहर, क्या आप कह रहे हैं कि यह ग्योंगजू है? अगर आप कहते कि यह हांगझोउ है तो वह भी मान लेते। जब तक झूदी ने ग्योंगजू की जमीन पर कदम नहीं रखा, तब तक वह पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पाए। उसने देखा कि जमीन पर एक तरह की स्लेटी मिट्टी थी, जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वह झुका और उसने जमीन को थपथपाया। यह चट्टान की तरह कठोर थी। एक सम्राट होने के नाते उसने तुरंत इसके रणनीतिक महत्व के बारे में सोचा। अगर इसका इस्तेमाल निर्माण में किया जाए तो यह निश्चित रूप से अजेय होगा। झूदी ने प्रशंसा में आह भरी। वह उम्मीद नहीं कर रहे थे कि द्वीप पर आते ही इतनी चमत्कारी सतह मिलेगी। असल में सिर्फ वही नहीं थे, यहाँ तक कि उनके साथ आए युवराज झू झांजी और दूसरे बेटे हान के राजकुमार झू गांशू ने भी जमीन की ओर देखा। वे खुद को रोक नहीं पाए और जमीन को करीब से देखने के लिए झुक गए। इसके बाद अधिकारी भी एक एक करके बैठ गए और ध्यान से निरीक्षण करने लगे। देखते देखते वे लगातार उसकी तारीफ करने लगे। अचानक एक शालीन हंसी सुनाई दी। देखो उन लोगों को, सच में उन्होंने कभी दुनिया नहीं देखी है। झूदी तुरंत शर्म से लाल हो गए। वे महान मिंग राजवंश के प्रतिष्ठित सम्राट थे। यह पहली बार था जब किसी ने उनके सामने उनका मजाक उड़ाया था। वे जल्दी से उठे और धीमी आवाज में बोले, लगता है कि चौथे बेटे का यह ग्योंगजू साधारण नहीं है। क्या यह सच में वैसा ही है जैसा झू गांशू ने कहा था कि चौथा बेटा ग्योंगजू में गलत इरादों के साथ आया है? लगता है कि इस बार मुझे सच में पूरी तरह से जांच करनी होगी। फिर उन्होंने सबको बताया, इस बार हम गुप्त रूप से द्वीप पर आए हैं। मेरे आदेश के बिना तुम लोग हमारी पहचान उजागर नहीं करोगे, समझे? यह सुनकर सभी चौंक गए और तुरंत एक स्वर में जवाब दिया। फिर झूदी ने फिर से कहा, झांजी, जाकर पता करो। हाँ, लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई थी कि उन्होंने देखा झू झांजी एक अधेड़ उम्र के आदमी के साथ आ रहा है। दादाजी, ये सज्जन द्वीप के रिसेप्शनिस्ट हैं। मैंने अभी पूछा भी नहीं था और वे खुद ही पास आ गए। मेरा नाम वू काई है। मैं ग्योंगजू कस्टम्स का रिसेप्शनिस्ट हूं। शायद आप पहली बार ग्योंगजू आए हैं। मुझे नहीं पता कि आप पर्यटन, व्यापार या किसी मित्र से मिलने आए हैं। ग्योंगजू कस्टम्स के रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर झूदी ने फिर से एक भौं उठाई। ग्योंगजू कस्टम्स ऑफिस कब स्थापित हुआ था? मैंने इसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? हम इस द्वीप पर एक मित्र से मिलने आए हैं। मुझे नहीं पता कि इस द्वीप पर कोई नियम है या नहीं। क्या आप हमें बता सकते हैं? ओह, तो आप एक मित्र से मिलने आए हैं, तो यह सुविधाजनक है। वू काई ने दूर खड़ी विशाल कस्टम्स बिल्डिंग की ओर इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, कृपया मेरे साथ कस्टम्स चलिए ताकि वीजा की प्रक्रिया पूरी की जा सके। जिस व्यक्ति से आप मिलने जा रहे हैं उसका नाम बताइए। यह प्रक्रिया पूरी करने के बाद आप द्वीप में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन यह वीजा नाम की चीज क्या है? जिसे वीजा कहा जाता है वह द्वीप में प्रवेश के लिए एक पास है। झूदी के पीछे खड़े हानलिन अकादमी के महान विद्वान यांग रोंग ने यह सुनते ही जल्दी से अपने समूह का पास अपनी चोगा से निकाल लिया। हम सभी के पास यह पास है। मुझे लगता है कि कोई और प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है। वू काई ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, यह पास वह पास नहीं है। मेरे द्वीप का वीजा पास के रूप में काम करने के अलावा उसमें प्रवेश और निकास की तारीख भी होती है। आपको वीजा में दी गई समय सीमा के भीतर द्वीप छोड़ना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और पकड़े जाते हैं तो आपको तुरंत निर्वासित कर दिया जाएगा। वीजा बनवाना केवल आपकी यात्रा की सुविधा के लिए नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करने के लिए है कि बाहरी लोग अवैध रूप से न ठहरें।
झूगांशु जब उसने मुझे रहस्यमय ढंग से बोलते देखा तो तुरंत नाखुश होकर बोला, क्या मजाक है? तुम्हारा यह ग्योंग प्रांत का द्वीप कोई धरती का स्वर्ग नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि यहां आने के बाद कोई वापस न जा सके? ग्योंग प्रांत की बात छोड़ो, यहां तक कि राजधानी में भी लोगों को इस तरह जबरदस्ती निकालने का कोई कारण नहीं है। लेकिन इस वू काई ने मुस्कुराते हुए कहा, सर ऐसा मत कहिए सर। राजधानी जरूरी नहीं कि मेरे ग्योंग प्रांत से बेहतर हो। हर साल लियांगवांग के दसियों हजार लोग सीमा पार कर इस द्वीप पर आना चाहते हैं। हमारे सीमा शुल्क अधिकारी ऊपर से नीचे तक भी बेहिसाब परेशान होते हैं। हर साल दसियों हजार लोग सीमा पार करते हैं। ये सुनने के बाद जूदी खुद को यांग रोंग की ओर देखने से नहीं रोक सके। उनकी आंखों में पूरी तरह से जांच पड़ताल झलक रही थी। इतना बड़ा मामला सक्रिय रूप से क्यों नहीं बताया गया? मिंग राजवंश ने घरों के पंजीकरण की एक अत्यंत सख्त प्रणाली लागू की थी। ऐसी स्थिति में जब दसियों हजार लोग विस्थापित हो रहे हों तो चाहे कुछ भी हो, इसकी सूचना दी जानी चाहिए थी। लेकिन नतीजतन शाही दरबार को इसकी कोई खबर नहीं मिली। क्या कोई इसे जानबूझकर छुपा रहा है या इसमें कोई साजिश है? जब यांग रोंग ने बुजुर्ग के चेहरे की अभिव्यक्ति देखी तो उसके दिल में कड़वाहट भर गई। हालांकि वह पहले झूदी के गोपनीय सचिव रह चुके थे, लेकिन उन्होंने सच में यह खबर कभी नहीं सुनी थी। इसी समय वू काई ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, पिछले कुछ वर्षों में सभी बाहरी लोग जानते हैं कि मेरी क्योंग प्रीफेक्चर में जीवन बहुत अच्छा है। बिल्कुल, वे दूसरे स्थानों पर कष्ट नहीं झेलना चाहते। यह भी उनकी महामहिम क्योंग के राजकुमार की दयालुता के कारण है। हर बार जब वे सीमा पार करने वालों को निकालते हैं तो वे हमेशा उन्हें यात्रा के लिए कुछ पैसे देते हैं ताकि वे लौट सकें। इस तरह आते जाते हर कोई जानता है कि मेरी क्योंग प्रीफेक्चर समृद्ध है। इसके विपरीत सीमा पार करना अब और भी अधिक तीव्र हो गया है। जब आप लोग लौटें तो कृपया इसे न फैलाएं। अगर यह खबर फैल गई कि दरबार के शासन के अधीन प्रजा सीमा पार कर रही है तो क्या यह सम्राट के चेहरे पर तमाचा नहीं होगा? और ये बातें सुनकर सभी डर गए और कांपने लगे। फिर भी आप कहते हैं कि यह सम्राट के लिए तमाचा नहीं है। अभी सम्राट अपनी सारी प्रतिष्ठा खोने के कगार पर है। यह सोचकर सभी की नजरें अनायास ही झूदी के चेहरे की ओर मुड़ गईं। यिंग के ड्यूक झांग फू ने तो अपनी तलवार के दस्ते पर हाथ भी रख लिया ताकि किसी भी समय महामहिम के लिए बदला ले सकें। लेकिन सबकी नजरों के सामने उन्होंने देखा कि झूदी गुस्से से हंस रहे थे। उन्होंने कहा, तो क्या यह क्योंग प्रांत सचमुच धरती पर स्वर्ग है? हमें सच में इसे अच्छी तरह देखना होगा। ऐसा कहते हुए उनके दिल में पहले से ही प्रचंड क्रोध भड़क रहा था। यह क्या है कि दूसरों की जगह जाकर कष्ट नहीं उठाना चाहते? यह क्या मतलब है कि जी नहीं सकते? क्या मैं झूदी, जिसने 10 वर्षों से भी अधिक समय तक देश को मेहनत से चलाया है, तुम्हारे चौथे बेटे से भी कम हूं जो 10 साल से द्वीप पर रहकर विकसित हुआ है? चलो चलो हम सब देखें कि क्योंग प्रांत राजकुमार क्योंग के शासन में कितना समृद्ध है। यह सभी के लिए स्पष्ट था कि झूदी ने झू गांवपू के प्रति असंतोष विकसित कर लिया था। सिर्फ यिनडोजी झू गांवशु ने अपना मुंह ढककर चुपचाप हंसी छुपाई और मन ही मन चौथे भाई की तारीफ की कि उसने अच्छा काम किया है। तुम आग अपनी ओर खींच रहे हो, अब मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी। और इस तरह सभी अपने अपने विचारों में डूबे हुए क्योंग प्रांत की सीमा चौकी की ओर बढ़ते रहे। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि वू काई सभी को सेवा खिड़की तक ले गया और उन्हें चेतावनी दी, सज्जनों, मुझे आपको एक बात याद दिलानी है। मेरे द्वीप पर आग्नेयास्त्र, चाकू और तलवारें ले जाना मना है। अगर आपके पास कोई है तो आप उसे अमानत में जमा कर सकते हैं। जैसे ही उसने यह कहा, झांग फू ने असंतोष के साथ कहा, तलवारें ले जाना मना है, और अगर कोई हत्यारे आ जाएं तो? अगर कुछ हो जाए तो क्या सबको खाली हाथ ही लड़ना होगा? लेकिन उसने बोलना अभी खत्म ही किया था कि आगे से एक व्यंग्यात्मक हंसी सुनाई दी। उसने देखा कि एक सजी धजी वेशभूषा में एक अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराते हुए मुड़ा और बोला, क्या आप लोग कहीं और से आए हैं? अब भी तलवारें लेकर चलते हो? हम किस युग में जी रहे हैं? अब हत्याएं तो बंदूकों से होती हैं। इसके अलावा क्योंग प्रीफेक्चर की अपनी सुरक्षा है। यहां बहुत सुरक्षित है। क्या तुम्हें लगता है कि यह अभी भी ग्रेट मिंग का इलाका है जहां हर जगह चोर डाकू भरे पड़े हैं? क्योंग प्रीफेक्चर की सड़कों पर तलवारें ले जाना सख्त मना है। अगर सच में तलवार लेकर घुसे तो जुर्माना भरना पड़ेगा। लेकिन झूदी का ध्यान स्पष्ट रूप से इस पर नहीं था, बल्कि वह विद्वान की ओर मुस्कुराकर बोले,
आपकी बातों से तो लगता है कि क्योंग प्रीफेक्चर के लोग लोहे की चीजें इस्तेमाल नहीं करते। मध्यम आयु के उस व्यक्ति ने उनके शिष्टाचार देखकर समझाया। आजकल द्वीप पर ज्यादातर लोग स्टेनलेस स्टील के चाकू इस्तेमाल करते हैं। वो आपके तलवारों से कहीं बेहतर हैं। बाहरी लोग यहां तलवारें नहीं ला सकते। जब जूदी ने स्टेनलेस स्टील ये 3 शब्द सुने तो वह अचानक बहुत हैरान हो गए। लेकिन मैंने सुना है कि कियोंग जो की यह भूमि ली लोगों से भरी हुई है और उनका व्यवहार बहुत क्रूर है। अगर हमें ली लोगों के विद्रोह का सामना करना पड़े तो हमें अपनी रक्षा कैसे करनी चाहिए? ली लोग कियोंग जो के मूल निवासी जातीय समूह हैं। कियोंग जो के ग्रेट मिंग सरकार में विलय के बाद वे बड़ी संख्या में कियोंग जो के दक्षिण में प्रवास कर गए। लेकिन ली लोगों और हान लोगों के बीच संघर्ष हमेशा बेहद गंभीर रहा है। लगभग हर 3 साल में कोई न कोई उपद्रव होता है, चाहे सैन्य दमन हो या बातचीत। कुछ भी इस ऐतिहासिक संघर्ष को हल नहीं कर सका है। क्या 100 साल से न सुलझने वाली समस्या आपके चौथे बेटे ने हल कर दी है? मध्यम आयु के व्यक्ति ने फिर से सिर हिलाकर मना किया और मुस्कुराते हुए कहा, बुजुर्ग, मैं देखता हूं कि आप जवान नहीं हैं, लेकिन आपका ज्ञान सतही है। जूदी ने विनम्रता से सलाह मांगी। भाई, कृपया आगे बताओ। उसी समय मध्यम आयु के व्यक्ति ने फिर से कहा, अब क्योंग में कोई ली लोग नहीं हैं। 6 साल पहले हुए सुधार के बाद से ली जाति के लोग हमारे क्योंग की एक जातीयता बन गए हैं। अब सभी खुद को ली जाति के हमवतन कहते हैं। पुरानी पीढ़ी का स्वभाव निश्चित रूप से उग्र है, लेकिन नई पीढ़ी में अधिकांश लोग हान अक्षर पढ़ते हैं और हान भाषा बोलते हैं। वे एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्वक रहते हैं। उसी समय झांग रोंग ने रुचि दिखाई। ऐसा कहने पर क्या कियोंग के राजा इस कियोंग झो की धरती पर विदेशियों को भी शिक्षा देते हैं? अगर कहा जाए कि जूदी सैन्य और आर्थिक मामलों में रुचि रखते हैं, तो उनके जैसे विद्वान शिक्षा में रुचि रखते हैं। उनका सवाल सुनकर अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उत्साहित होकर कहा, मुझे इस बारे में मत बताइए। कियोंग के राजा, उनकी महामहिम की जिस बात की मैं सबसे ज्यादा प्रशंसा करता हूं, वह एक बात है। इस द्वीप पर चाहे वे ली हों या हान, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है। यहां अनिवार्य शिक्षा लागू की गई है। सिर्फ एक बात अच्छी नहीं है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपके पास यहां का निवास पंजीकरण होना चाहिए। जो बाहरी लोग कियोंग जो में बसना चाहते हैं, उन्हें यहां का सामाजिक सुरक्षा शुल्क देना होगा। मैंने पहले ही 5 साल तक भुगतान किया है और अभी भी मुझे 5 साल और देने हैं। लेकिन मेरे 2 बच्चे हैं, बड़ा 4 साल का है और छोटा 2 साल का है। 5 साल बाद वे भी प्राथमिक विद्यालय शुरू कर सकेंगे। तब तक मुझे भी ग्योंगजू का निवासी माना जाएगा। जब मैं अपने पैतृक गांव वापस जाऊंगा और बात करूंगा तो सभी मुझे सम्मान देंगे। जूदी और बाकी लोग यह सुनकर और भी ज्यादा असहज महसूस करने लगे। यह कहना चाहिए कि मिंग राजवंश में सबसे ऊंची हैसियत वाले लोग कोई और नहीं, बल्कि राजधानी के निवासी हैं। हर जगह के अमीर व्यापारी, कौन राजधानी नहीं जाना चाहेगा? लेकिन जब वे इस ग्योंगजू द्वीप पर पहुंचे, पूरे सफर के बाद, तो उन्होंने पाया कि लगभग हर कोई ग्योंगजू की ही चाहत रखता है। ऐसा लगता है कि अगर किसी को ग्योंगजू का निवास पंजीकरण मिल जाए तो शायद अमर भी उसे नहीं बदलेंगे। आखिर ग्योंगजू में ऐसा क्या है जो इन लोगों को आकर्षित करता है? जूदी को यह बिल्कुल भी समझ नहीं आया। इस बार वह मूल रूप से अपने बेटे को सबक सिखाने और साथ ही अपने चौथे बेटे जू गांवचू की दयनीय रोजमर्रा की जिंदगी देखने आया था। लेकिन नतीजा यह हुआ कि यहां पहुंचते ही उसने देखा कि हर कोई ग्योंगजू की तारीफ कर रहा है। इससे वास्तव में उसके दिल में संदेह भर गया। जैसे ही वह पूछने ही वाला था, उसने देखा कि अब उसकी बारी लाइन में आ गई है। उसने देखा कि खिड़की पर कुछ सुंदर युवतियां बैठी थीं। नाम, मूल स्थान। यहां किस लिए आए हो? झांगफू, जो सबसे आगे था, ने सिर ऊंचा करके कहा, मेरा नाम झांगफू है। मैं शांगफू, हेनान से हूं और एक दोस्त से मिलने आया हूं। यह कोई हैरानी की बात नहीं थी कि झांगफू का ऐसा रवैया था। उसके घमंडी होने के वाजिब कारण थे। उसके पिता जांग यू थे, जो जिंगन अभियान के प्रमुख नायकों में से एक थे। खुद झांगफू ने भी कई बार सैन्य उपलब्धियां हासिल की थीं और उस समय मिंग राजवंश का नंबर 1 जनरल माना जाता था। वह रोंगलू के महान मास्टर, राज्य के दाहिने स्तंभ और झिंग के ड्यूक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी आसीन था। हालांकि झांगफू का नाम महान मिंग में गूंजता नहीं था, लेकिन वह अनजान भी नहीं था। लेकिन जब उसने अपना नाम बताया तो ऐसा लगा जैसे उस युवती ने उसका नाम कभी सुना ही नहीं हो। उसने तो सिर तक नहीं उठाया। क्या किसी दोस्त से मिलने आए हो? क्या तुम्हारे पास अपने दोस्त का विस्तृत संपर्क पता है?
यह सुनकर झांगफू ने भौहें सिकोड़ लीं। उसने काफी देर तक सोचने के बाद कहा, मुझे नहीं पता वह कहाँ है। मुझे बस इतना पता है कि उसका नाम झांगफू है। वह मेरा तीसरा छोटा भाई है। वर्तमान में वह ग्योंग के राजकुमार की हवेली में सेवा कर रहा है। लेकिन इस बार उसने यह बात यूं ही कह दी और देखा कि युवती के चेहरे का भाव बदल गया। तुमने क्या कहा? क्या तुम कमांडर इन चीफ जांग के बड़े भाई हो? कमांडर इन चीफ? यह सुनकर झांगफू हैरान रह गया। तुम कह रही हो कि मेरा निकम्मा तीसरा भाई कमांडर इन चीफ है? उसके दिल में उसके दोनों छोटे भाई जांग मैन और जांग युए निकम्मे थे। दूसरा भाई तो एक असली रईसजादा था। राजधानी में शायद ही कोई बुराई बची हो जो उसने न की हो। जहां तक तीसरे भाई जांगी की बात है, वह घमंडी, दिखावटी और हुक्म चलाने वाला था। अगर इस बड़े भाई की सुरक्षा न होती तो कौन जानता कि दोनों ने कितनी मुसीबतें खड़ी कर दी होती। उस साल उसने सुना कि ग्योंगजू के राजकुमार दक्षिण अपने जागीर में जाना चाहते हैं। इसलिए उसने खुद पहल करके आवेदन दिया कि उसका तीसरा भाई जांग युए भी उस दल में शामिल हो। असल में वह चाहता था कि यह लड़का इस वीरान जगह में खुद को मजबूत करे। लेकिन नतीजा यह हुआ कि आज जैसे ही उसने इस धरती पर कदम रखा, उसे पता चला कि वह छोटा भाई जिसे वह तुच्छ समझता था, इसी जगह का प्रधान सेनापति बन गया है। वह जो कि महान मिंग का प्रतिष्ठित जिंग ड्यूक है, ग्योंगजू के इस बंदरगाह में अपनी पहचान साबित करने के लिए एक निकम्मे भाई की प्रतिष्ठा पर निर्भर रहने को मजबूर था। यह सचमुच उल्टा पुल्टा संसार था। उसी समय एक अधेड़ उम्र का आदमी तेजी से अंदर के कमरे से बाहर आया। यह वही अधिकारी था जिसका नाम वूजिया था। वह सबके पास कड़वी मुस्कान के साथ आया, हाथ जोड़कर बोला, सज्जनों, चूंकि आप लोग कमांडर इन चीफ जांग के रिश्तेदार हैं, तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? अगर मुझे पहले पता होता तो हमें यह झंझट वाला प्रवेश कागजी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यह सुनकर झांगफू के दिल में थोड़ी राहत महसूस हुई। तभी उसके बगल में जूदी ने ठंडे स्वर में फुफकारते हुए कहा, कितना बेतुका है। बाकी सभी को द्वीप में प्रवेश के लिए सत्यापन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, लेकिन यहां आप लोग अपने संबंधों के कारण इससे छूट सकते हैं। ऐसा लगता है कि इस ग्योंगजू में अधिकारियों के बीच पक्षपात बहुत फैला हुआ है। जूदी पर जो थोड़ी अच्छी छाप अभी बनी थी, वह इस विशेषाधिकार के कारण तुरंत मिट गई। यह देखकर वूजिया तुरंत झुककर समझाने लगा, श्रीमान, कृपया शांत रहें। यह प्रवेश जांच मुख्य रूप से अवैध रूप से बसने वाले भिखारियों को रोकने के लिए है। चूंकि आप लोग कमांडर इन चीफ जांग के रिश्तेदार हैं, इसलिए निश्चित रूप से आप यहाँ अवैध रूप से नहीं रुकेंगे। यह अधिकारियों के बीच पक्षपात नहीं है, बल्कि एक विशेष मामला है जिसे विशेष रूप से संभाला जा रहा है। यह उचित और न्याय संगत है। लेकिन जूदी ने अपनी आस्तीन झटक दी और मुड़ गया। स्पष्ट था कि वह उससे और बात नहीं करना चाहता था। वातावरण अचानक थोड़ा असहज हो गया। झूझांझी समय पर आगे आया और बीच बचाव किया। श्रीमान, कृपया ध्यान न दें। मेरे स्वामी ने तो बस यूं ही कह दिया था। अगर किसी विशेष मामले में अपवाद किया जा सकता है तो हम इसके लिए आभारी हैं। कृपया हमें चौकी से गुजरने दें। वूजिया ने फिर से हाथ जोड़ लिए। कृपया मेरे साथ आइए। फिर उसने उन्हें सीधे चौकी की ओर ले जाया। जब वे चौकी पर पहुंचे तो सामने का कर्मचारी एक काली लोहे की पट्टिका पकड़े हुए था और उसे लोगों के चारों ओर घुमा रहा था। झूझांझी ने जिज्ञासा से पूछा, माफ कीजिए, ये क्या है? वूजिया मुस्कुराया और बोला, यह एक सुरक्षा जांच है। हम चुंबकों का इस्तेमाल करते हैं ताकि लोग चोरी छिपे द्वीप में नियंत्रित चाकू और तलवारें न ला सकें। लेकिन आप लोग इससे मुक्त हैं। जब तक आप आग्नेयास्त्र नहीं लाए हैं, आप अंदर जा सकते हैं। जू गांवचू ने सीधा मजाक उड़ाया, भला ऐसा सामान कौन अपने साथ लाएगा? हालांकि मिंग राजवंश के पास आग्नेयास्त्र थे, उस समय के 3 नली वाले बंदूकें भारी और भरने में धीमी थीं। बहुत कम लोग इन्हें अपने साथ रखते थे। वूजिया मुस्कुराया और बिना कोई और सवाल किए सभी को सीधे चेक पॉइंट के लॉबी में ले गया। लॉबी में लोग आ जा रहे थे और वहां भीड़ थी। चारों ओर पारदर्शी खिड़कियां थीं। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि फर्श जेड की तरह चिकना और चमकदार था। शाम की रोशनी में लोगों की परछाई फर्श पर साफ दिखाई दे रही थी। जूदी हैरान था, यह जगह इतनी भव्य कैसे हो सकती है? यह तो सिर्फ कस्टम्स है। अगर तुम्हारा शहर का महल भी ऐसा ही है, तो क्या वह मेरे शाही महल से भी ज्यादा भव्य नहीं होगा? झूगे हुईशु ने मन ही मन सोचा, चौथे भाई ने इतनी भव्यता के लिए जनता का कितना पसीना और आंसू निचोड़ा होगा। यह देखकर वूजिया मुस्कुराया और बोला,
ये तो कुछ भी नहीं है। अगर भव्यता की बात करें तो क्योंग के राजकुमार की हवेली नंबर 1 है। जब आप उसे देखेंगे तब जानेंगे कि स्वर्ग क्या होता है। उसी समय जूदी ने ठंडे स्वर में चिल्लाया, महामहिम, महान पूर्वज ताइजू ऑफ द ग्रेट मिंग ने बहुत कठिन जीवन जिया था। सिंहासन पर बैठने के बाद भी वे सादगी और मितव्ययिता से रहते थे। क्योंग के राजा में ऐसी कौन सी योग्यता और प्रतिभा है कि वह यहाँ इतनी भव्यता और फिजूल खर्ची के साथ रह सके। वास्तव में वह एक सच्चा पुरुष कहलाने के योग्य नहीं है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, कई ठंडी निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं। हमेशा कूटनीतिक रहने वाले वू काई का चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया। महोदय, कृपया अपनी भाषा का ध्यान रखें। क्योंगजो में क्योंग के राजा के बारे में एक भी बुरी बात नहीं कही जा सकती। आज क्योंगजो जो कुछ भी है वह पूरी तरह से महामहिम क्योंग के राजा की वजह से है। शुरुआत में क्योंगशान काउंटी बहुत दूर दराज था। जनसंख्या 1 लाख भी नहीं थी। अब यहाँ लगभग 10 लाख लोग हैं। यही राजा थे जिन्होंने विस्थापितों को बुलाने के लिए धन खर्च किया, कार्यशालाएं बनवाईं और लोगों को बसने के लिए मार्गदर्शन किया। यह भी राजा ही थे जिन्होंने, चाहे किसी भी पृष्ठभूमि के हों, आम लोगों को पढ़ाई और प्रशिक्षण के लिए भर्ती किया। अगर क्योंग के राजा न होते तो आज हमें ये सरकारी पद कैसे मिलते? संभवतः हम बहुत पहले ही भूख से मर गए होते। क्योंगजो में किसी के बारे में बुरा बोला जा सकता है, लेकिन क्योंग के राजा के बारे में बुरा नहीं बोला जा सकता। मैं आपके द्वारा अब भी कही गई बातों को भूल जाऊंगा महोदय, लेकिन एक बार जब आप द्वीप में प्रवेश कर लें तो आपको इन्हें दोहराना नहीं चाहिए, अन्यथा आपको इसके परिणाम भुगतने होंगे। जूदी हैरान रह गया। वह सोचता था कि वुकाई एक अवसरवादी चापलूस है। उसे उम्मीद नहीं थी कि केवल चौथे भाई को डांटने पर दूसरा तुरंत अपना चेहरा बदल लेगा। क्या चौथे भाई की क्योंगजो में प्रतिष्ठा वाकई इतनी ऊंची है? दूसरी ओर झूगे हुइशु को आग में घी डालना पसंद था। उसने बार बार पूछा, अगर क्योंगजो में क्योंग के राजा का अपमान किया जाए तो क्या सरकार तुम्हें जेल में डाल देती है? वुकाई ने उसे गंभीरता से देखा। उसने एक एक शब्द कहे, अगर अधिकारियों द्वारा तुम्हें गिरफ्तार किया जाए तो वह तुम्हारी किस्मत होगी। मुझे डर है कि गिरफ्तार होने से पहले ही लोग उन्हें पीट पीट कर मार डालेंगे। याद रखो, क्योंगजो में क्योंग का राजा ही आसमान है। उसका अपमान करना अनिवार्य रूप से जनता के गुस्से को भड़का देगा। इसके बाद वुकाई मुड़कर चला गया। सभी वहीं खड़े रह गए। वुकाई के शब्द लगातार उनके कानों में गूंज रहे थे। क्योंगजो में क्योंग का राजा ही आसमान है। उसका अपमान करना अनिवार्य रूप से जनता के गुस्से को भड़का देगा। बहुत अच्छा, इस बार तो वह दिखावा करने की भी कोशिश नहीं कर रहा। कहना कि तुम्हारा चौथा भाई बगावत नहीं करना चाहता। कौन इस बात पर विश्वास करेगा? जूदी अचानक मुड़ा और यांगरोंग से पूछा, मियां नरेन, इस मामले के बारे में तुम्हारी क्या राय है? यांगरोंग काफी देर तक चुप रहा, फिर हाथ जोड़कर बोला, पूरी स्थिति जाने बिना मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जूदी ने ठंडी मुस्कान दी। जाओ महान विद्वान के पास। दूसरे भाई शांजी, तुम दोनों की क्या राय है? झूगे हुइशु ने तुरंत जवाब दिया, और क्या राय हो सकती है? सेना को जुटाइए पिता, चौथा भाई विद्रोह करने ही वाला है। झू झांझी ने कुछ पल के लिए संकोच किया और फिर बोला, पूरी स्थिति जाने बिना मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। महान मिंग की वर्तमान स्थिति जटिल है। सम्राट जियानवेन का पता नहीं है। दरबार में प्रतिभाओं की कमी है। दूसरे चाचा और चौथे चाचा साधारण लोग नहीं हैं। झू झांझी ने बहुत पहले ही अपनी तीक्ष्णता छुपाना सीख लिया था। वह जानता था कि उसके दादा असल में उसके रिश्तेदारों के प्रति उसका रवैया जानना चाहते हैं, न कि उसके असली विचार। यह सुनकर जूदी ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी उन्हीं में से हो जो गंदे पानी में मछली पकड़ते हैं। असल में उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि क्योंग का राजा विद्रोह करेगा। महान मिंग की नींव क्योंगजो से कहीं अधिक मजबूत है। उसे तो बस जिज्ञासा थी। योंगले के पहले वर्ष में क्योंगजो की पंजीकृत जनसंख्या 4 लाख से भी कम थी। अब केवल क्योंगसहान काउंटी में ही लगभग 10 लाख लोग हैं। सिर्फ 11 वर्षों में यह कई गुना बढ़ गई है। यह सामान्य समझ से परे है। जब सभी लोग अपने अपने विचारों में डूबे हुए थे, यांगरोंग ने कहा, इस मामले का अनुमान लगाना कठिन नहीं है। क्या महामहिम को योंगले के 5वें वर्ष में अनाम की लड़ाई याद है? उसी वर्ष जियाओजी का नया प्रांत स्थापित किया गया था। जनगणना करते समय 2,80,000 परिवार कम पाए गए। कुल मिलाकर 10 लाख लोग। उस समय सोचा गया था कि वे समुद्र में समुद्री डाकू बन गए हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में समुद्र में डाकुओं की कोई खबर नहीं आई है।
इन 10 लाख लोगों को क्योंगशान के मूल निवासियों, ली जाति के लोगों और दक्षिण की ओर प्रवास करने वाले लियांगुआंग के लोगों के साथ जोड़ दिया जाए तो इन्होंने क्योंगसहान की वर्तमान जनसंख्या का आकार बना लिया है। जूदी ने फिर से एक इशारे के साथ उसे बीच में रोक दिया। मूल रूप से उसे लगा था कि वह महान मिंग की नींव को कमजोर कर रहा है। सुनने के बाद उसे समझ में आ गया कि अनाम के जिन लोगों को तुमने शरण दी, असल में उन्होंने जियाउंजी की विद्रोही सेनाओं की ताकत को कमजोर कर दिया। शरण लिए गए शरणार्थियों ने भी स्थानीय स्तर पर उपद्रव होने से रोका, क्योंकि राजकुमार की न केवल कोई गलती नहीं थी बल्कि उसका तो योगदान भी था। यूदी ने खुद से बड़बड़ाया, यह लड़का वाकई में काबिल है, ऐसे ही लाखों लोगों को शरण दे देता है, समझता है कि मुसीबत कैसे खड़ी करनी है। वाकई में यह मेरा बेटा है। वह कभी नहीं डरता कि उसका बेटा आलसी होगा, बस डरता है कि उसके बेटे में काबिलियत ना हो। 16 साल की उम्र में उसे जागीर मिली और उसने इतनी गरीब जमीन पर ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया। तेरी काबिलियत तो झूगे ऑक्स और झूगे ऑक्सू से कहीं ज्यादा है, जो सिर्फ एक ही चीज में अच्छे हैं। एक पल की लापरवाही में अचानक उसके मन में ख्याल आया, क्या हो सकता है कि चौथा बेटा ही सम्राट बनने के लिए सबसे उपयुक्त है? उसने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि यूदी ने इस विचार को नकार दिया था। उसके दिल में वह कभी भी भरोसेमंद नहीं रहा है। तुम न केवल हर तरह के लोगों के साथ उठते बैठते हो, विद्वानों के शास्त्र नहीं पढ़ते, बल्कि यह भी प्रचार करते हो कि चेंगू का नव कन्फ्यूशियसवाद गलत है। अगर तुम्हारा राजकुमार का दर्जा न होता तो अब तक विद्वान और अधिकारी तुम्हारी मौखिक और लिखित आलोचना कर चुके होते। सेंसर भी अक्सर झांपन प्रस्तुत करते थे कि तुम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हो। यूदी ने तुम्हें पहले भी डांटा था, लेकिन तुमने न तो उसकी बात मानी बल्कि एक नया विचारधारा स्कूल भी बना डाला, जिसमें ज्ञान और कर्म की एकता की वकालत की और तथ्यों से सत्य की खोज की। तुमने तो यहां तक किया कि कुलीनों के बेटों को खेत जोतने और सुअर पालने के लिए भी ले गए। यूदी की नजर में यह कन्फ्यूशियस विद्वानों के लिए एक शर्मनाक बात है। भले ही तुमने क्योंगसान में कुछ हासिल कर लिया हो, लेकिन तुम्हारे पास सिंहासन विरासत में लेने का बिल्कुल भी कोई मौका नहीं है। सिंहासन को विद्वान अधिकारियों के साथ मिलकर ही शासित किया जाना चाहिए। चेंगू के नव कन्फ्यूशियसवाद का विरोध करना दुनिया के विद्वानों का विरोध करना है। तुम साम्राज्य को संभाल नहीं पाओगे। बुजुर्ग हुआंग, कोई खबर है क्या? वू काई की पुकार ने यूदी के विचारों को वापस ला दिया। यू झांझी पास आकर समझाने लगे, कस्टम विभाग ने झांग निवास पर तार भेजा है। चौथे चाचा दक्षिणी समुद्रों में जनरल चांग के साथ एक नया युद्धपोत आजमा रहे हैं। वापस आने में कुछ दिन लगेंगे, क्योंकि राजकुमार की हवेली ने हमसे संपर्क करने के लिए किसी को भेजा है। जब वह व्यक्ति आएगा, हम द्वीप में प्रवेश कर सकेंगे। बस जनरल चांग से मिलने के लिए कुछ दिन इंतजार करना होगा। यूदी ने सिर हिलाया, बिल्कुल सही समय पर। इन दिनों मैं देखूंगा कि क्योंगसान असल में कैसा है। क्या संपर्क करने वाला व्यक्ति झाओ रुई है? झाओ रुई कियोंग के राजकुमार की हवेली के मुख्य प्रबंधक हैं। झांग यी के साथ वे दो ही विश्वास पात्र हैं जिन्हें तुम साथ लाए थे। वह एकमात्र व्यक्ति भी है जो उनकी पहचान सकता है। यू झांझी ने सिर हिलाया, वह नहीं है। वह कियोंग के राजकुमार की हवेली का एक छोटा अधिकारी है, यू कियान, जो क्यांतांग जेजियांग से है। 3 साल पहले वह नए विचारधारा स्कूल का अध्ययन करने के लिए द्वीप पर आया था। उसने चौथे चाचा यू कियान का विश्वास और सराहना जीत ली थी। शायद वह भी कोई और अनपढ़ निकम्मा होगा। यूदी को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसकी नजर में जो कोई भी पहल करके इस विधर्मी नई विचारधारा का अध्ययन करता है, वह जरूर कोई गद्दार और विद्रोही होगा। उसने तुरंत मुख्य बिंदु पकड़ लिया। यह टेलीग्राफ क्या है? यह जगह शहर से बहुत दूर है। दोनों हवेलियों को इतनी जल्दी सूचना देना कैसे संभव है? यू झांझी भी इसका जवाब नहीं दे सका। उसने बस इतना कहा जाता है कि यह हजारों किलोमीटर दूर तक खबर भेज सकता है। झूगे ऑक्सू ने टोकते हुए कहा, इसमें अजीब क्या है? क्या हमारी सीमा पर स्थित अग्निकुंड भी हजारों किलोमीटर दूर तक खबर नहीं पहुंचा सकते? यूदी के स्पष्ट रूप से सोचने से पहले ही वू काई फिर से उनके पास आ गया। श्री यू कियान अगली गाड़ी से आएंगे। सभी लोग मेरे साथ प्लेटफॉर्म पर चलिए ताकि शहर जाने वाली गाड़ी का इंतजार कर सकें। यूदी और बाकी लोग हैरान रह गए। क्या गाड़ियों के भी समय निर्धारित होते हैं? वह वू काई के पीछे पीछे सीमा शुल्क कार्यालय से बाहर चला गया। सभी ने देखा कि प्लेटफॉर्म के नीचे कई रेल की पटरियां थीं। झूगे ऑक्सू ने हैरानी से कहा, अरे ये सब बनाने में तो बहुत सारा लोहा लगा होगा। कच्चा लोहा तो महान मिंग द्वारा नियंत्रित सामग्री है।
निजी सैनिकों की भर्ती और हथियार बनाना बहुत महंगा पड़ता है। चौथा, कितना उदार है। वह नीचे जाकर देखने ही वाला था, लेकिन वूकी ने उसे जल्दी से रोक लिया। सर, जल्दी वापस आइए, आप पटरियों के पास नहीं जा सकते, ट्रेन आने ही वाली है। उसने बोलना अभी खत्म ही किया था, दूर से एक तेज गर्जना सुनाई दी। पटरियां कांपने लगी। झूगे ओंक्सू ने मुड़कर देखा। उसने केवल एक काले लोहे के राक्षस को दहाड़ते और आगे की ओर झपट्टा मारते हुए देखा। अरे बाप रे, ये क्या बदतमीजी है। झांग फू ने तुरंत अपना तलवार निकाल ली ताकि झूदी की रक्षा कर सके। वह जोर से चिल्लाया, सम्राट की रक्षा करो, यहां एक राक्षस है। झूदी ने उस विशाल चीज को देखा। वह मन ही मन हैरान था। यह तो एक ट्रेन है, इतना लंबा लोहे का टुकड़ा, और इसे वाहन कहते हैं। झूदी ने अपने सामने खड़ी ट्रेन को देखा। मैं पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उनके विचार में वाहन अधिक से अधिक 2 पहियों और 5 घोड़ों वाली एक शाही गाड़ी हो सकती थी, लेकिन इस लोहे के बक्से में न तो घोड़े थे और न ही यह पता था कि इसमें कितने पहिए थे। यह महान मिंग राजवंश की विश्व दृष्टि के साथ पूरी तरह से असंगत था। राहत। दूर से आती झूगेहू की घबराहट भरी चीख ने उसके विचारों को बाधित कर दिया। उसने केवल झूगेहू को पटरियों के किनारे दौड़ते हुए देखा। झूदी ने जल्दी से झांग फू को उसे बचाने का आदेश दिया। झांग फू ने दांत भींचे और पटरियों पर कूद गया। वह झूगेहू की ओर दौड़ा। फिर उसने झूगेहू को गले लगाया और जोर से एक तरफ कूद गया। जैसे ही दोनों पटरियों से बाहर निकले, ट्रेन गरजती हुई निकल गई, जिससे सबकी नजरें रुक गईं। दूसरे ही पल झूदी यह देखकर घबरा गया। वूची ने पसीना पोंछते हुए मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं हुआ, जब तक पटरियों पर नहीं है तब तक कुछ नहीं होगा। इसी समय झांगरोंग कांपती आवाज में झूदी के पास आया। महाराज, इंसानी ताकत से ऐसी चीज कैसे बनाई जा सकती है? एक लोहे का विशालकाय जो खुद ब खुद चल सकता है। अगर इसे युद्ध के मैदान में इस्तेमाल किया जाए तो कोई भी सैन्य व्यवस्था, चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, इसे रोक नहीं सकती। झूदी चुप रहा। सच्चाई उसकी आंखों के सामने थी। कोई भी बहाना उसकी बेचैनी को छुपाने जैसा होता। दादाजी, झू झांझी की पुकार सुनाई दी। झूदी ने मुड़कर देखा। उसने देखा कि एक लंबा युवक तेजी से उसकी ओर आ रहा है। उसने अभिवादन में झुककर सलाम किया। मेरा नाम झू कियान है। मैं कियोंग के राजकुमार की हवेली का जियानशी हूं। क्या आप लोग कमांडर झांग के बड़े भाई हैं? हम ही हैं। आप राजकुमार की हवेली के जियानशी हैं। आपको खुद आकर हमारा स्वागत करने की क्या जरूरत थी? झूदी ने सहजता से पूछा। झू कियान मुस्कुराए और बोले, राजकुमार ने आदेश दिया है। क्योंगजो बाहर से अलग है। बाहर के अधिकारियों को यहाँ के माहौल में ढलने में कठिनाई होती है। इसके अलावा कमांडर झांग के बड़े भाई जनरल जांग फू यिंग के ड्यूक हैं। वे बिना किसी खास वजह के यहाँ नहीं आते। निश्चित ही सम्राट ने उन्हें कोई फरमान सुनाने के लिए भेजा है, इसलिए मुझे स्वयं आकर उनका स्वागत करना चाहिए था। झूदी ने अपनी आंखें संकरी करते हुए कहा, इस द्वीप पर यिंग के ड्यूक को कोई नहीं जानता, सिर्फ तुम ही जानते हो। क्योंग का राजकुमार बहुत सतर्कता से काम करता है। झू चेन ने सिर हिलाते हुए कहा, क्योंग का राजकुमार सीधा और सम्माननीय है, उसमें कोई विद्रोही मंशा नहीं है। फिर उसे सतर्क रहने की क्या जरूरत है? मैं जनरल झांग को जानता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्योंगजो आने से पहले ही वह दरबार के मामलों को जानता था। इसके विपरीत राजकुमार और कमांडर झांग को यह नहीं पता था कि जनरल झांग को यिंग का ड्यूक नियुक्त किया गया है। झूदी ने मन ही मन सिर हिलाया और फिर पूछा, तुम मूल रूप से कियांतांग के हो। तुम राजधानी पढ़ाई करने क्यों नहीं गए? सम्राटीय परीक्षा देने के बाद तुम दरबार में सेवा कर सकते थे। झू चेन ने एक और सवाल के साथ जवाब दिया, क्या आप मानते हैं महोदय कि छात्रों को ज्ञान को प्राथमिकता देनी चाहिए? भविष्य अधिक महत्वपूर्ण है, झूदी ने जवाब दिया। स्वाभाविक रूप से ज्ञान सबसे ऊपर है, यही सिद्धांत है, झू चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि राजधानी में महान विद्वान हैं, उनके पास बहुत अधिक ज्ञान नहीं है। भले ही क्योंगो दूरस्थ है, वहां अद्वितीय प्रतिभा है, जैसे कि क्योंग का राजा। क्योंगजो को छोड़कर राजधानी जाना, पास की चीज को छोड़कर दूर की तलाश करना है। यह ज्ञान की खोज का तरीका नहीं है। झूदी खुश नहीं थे। क्या राजधानी के महान विद्वान क्योंग के राजा जितने अच्छे नहीं हैं? झू चेन के चेहरे पर उदासीन भाव था। वे बातें गलत हैं। मेरी विनम्र राय में न केवल राजधानी के महान विद्वान, बल्कि हुआशिया के हजारों वर्षों के इतिहास में भी किसी के पास क्योंग के राजा जैसा गहरा ज्ञान नहीं रहा है। यहां तक कि महान संत कन्फ्यूशियस भी कुछ मामलों में उनकी बराबरी नहीं कर सकते। झूदी ने उन्हें गुस्से से देखा।
ये आदमी तो इतनी चापलूसी कर रहा है कि कह रहा है कि महान संत कन्फ्यूशियस भी चौथे राजा जितने अच्छे नहीं हैं। यह सचमुच बहुत बड़ी विधर्मिता है। जैसे ही झू चियन ने अपनी बात पूरी की, झांग रोंग गुस्से में एक कदम आगे बढ़े। क्या घमंडी छात्र है, तुम संत का अपमान करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? झू चियन ने जवाब दिया, मैंने ऐसी कौन सी बात कही है जिससे संत का अपमान हो? झांग रोंग ने कठोर स्वर में कहा, महान संत कन्फ्यूशियस सभी युगों के गुरु हैं। मेंसियस, चूशी और अन्य विद्वान भी कन्फ्यूशियसवाद का सम्मान करते थे। यहां तक कि कियोंग के राजा भी उनकी बराबरी करने की हिम्मत नहीं करते। और फिर भी तुम कहते हो कि महान संत कन्फ्यूशियस कियोंग के राजा जितने अच्छे नहीं हैं। यह तो किसी की चापलूसी करके किसी और को नुकसान पहुंचाना है। तुम न तो महान संत कन्फ्यूशियस का सम्मान करते हो और न ही कियोंग के राजा का। क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? मालिक, आपने ठीक से नहीं सुना। झू कियान का चेहरा शांत था। मैंने कहा था कि महान संत कन्फ्यूशियस के भी कुछ ऐसे पहलू हैं जिनमें वे तुलना नहीं कर सकते, न कि वे बिल्कुल भी तुलना नहीं कर सकते। पहला वाक्य यह दर्शाता है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जिनमें वे तुलना नहीं कर सकते। दूसरा वाक्य पूरी तरह हीनता को दर्शाता है। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। झांग रोंग अब भी संतुष्ट नहीं था। तो बताओ, किस मामले में महान संत कन्फ्यूशियस कियोंग के राजा की तुलना में कम है? झू कियान ने ट्रेन की ओर इशारा किया। उदाहरण के लिए यह चीज, क्या इसे कियोंग के राजा ने बनाया था? क्या महान संत कन्फ्यूशियस इसे बना सकते थे? झांग रोंग तुरंत निरुत्तर हो गया। इस लोहे के टुकड़े की बात करें तो महान संत कन्फ्यूशियस को छोड़ ही दो, सभी युगों के सारे संत भी मिलकर इसे नहीं बना सकते थे। उसके पास खड़े झू झांझी अपनी हंसी रोक नहीं सके और जोर जोर से हंस पड़े। झांग रोंग का चेहरा तुरंत शर्म से लाल हो गया। झूदी ने झू झांझी की ओर एक नजर डाली और बीच बचाव करते हुए कहा, तुम बहुत वाकपटु हो। अगर हम चतुराई और कौशल की बात करें तो कियोंग के राजा निस्संदेह इस युग के नंबर 1 हैं। उन्होंने यांग रोंग को एक रास्ता भी दिया और साथ ही चू गाओ शू को भी हल्के से नीचा दिखाया। यू कियान ने इस विषय पर बहस नहीं की और विषय बदल दिया। महाशयों, आपको और देर करने की जरूरत नहीं है, अगली ट्रेन आने ही वाली है। पहले आप लोग ट्रेन में चढ़ जाइए। वैसे आप में से कौन यिंग के ड्यूक हैं? उसकी नजर चूदी पर पड़ी, जिसकी मुद्रा सबसे अधिक वीरतापूर्ण थी। अचानक सभी को छू गाओ शू की याद आ गई। दूर से वूची और यांगफू उसे चलने में सहारा दे रहे थे। चू गाओ शू का सिर खून से लथपथ था। वह सिर पर रूमाल बांधे हुए कराह रहा था। जैसे ही उसने छूती को देखा, चू गाओ शू जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उस पिछले राक्षस ने लगभग इस बेटे को तुम्हें दोबारा देखने से रोक ही दिया था। शुरुआत में चूदी ने थोड़ी चिंता दिखाई, लेकिन उसकी हालत देखकर उसका चेहरा कठोर हो गया। अगर मरे नहीं हो तो उठ जाओ। तुम्हारी उम्र कितनी हो गई है? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? उसने तुरंत होशियान को आदेश दिया कि वह उसे उठने में मदद करे। वह मुड़ा और सबको बोला, पहले ट्रेन में चढ़ जाओ। यह देखकर यू कियान ने भौहें सिकोड़ लीं। क्या कोई हमलावर था? झू झांझी ने हंसी रोकते हुए कहा, यह मेरे दूसरे चाचा हैं। अभी कुछ देर पहले इन्होंने देखा कि पटरियों में कुछ अजीब है और जब नीचे देखने गए तो गिर पड़े। सौभाग्य से यिंग के ड्यूक ने इन्हें बचा लिया। यू कियान ने झांग फू की ओर देखा और जल्दी से उनकी चोटों के बारे में पूछताछ की। झांग फू ने हैरानी से कहा, क्या तुम मुझे जानते हो? यू कियान ने अपनी यात्रा का उद्देश्य समझाया। झांग फू ने जूदी की ओर देखा। जूदी ने हाथ हिलाया। अब बहुत हो गया, सभी लोग वाहन में चढ़ जाएं। जैसे ही वह बैठे, झू झांझी ने पूछा, यह ट्रेन कब रवाना होगी? यू कियान ने जवाब दिया, जब सभी यात्री चढ़ जाएंगे तब रवाना होगी। हर घंटे एक यात्रा होती है। झू दी ने सोच में डूबी हुई अभिव्यक्ति बनाई। यह ट्रेन कई डिब्बों में बंटी हुई है। सभी का उपयोग लोगों को ले जाने के लिए किया जाता है। यू कियान ने समझाया, मवेशी, अनाज, कोयला भी ले जाया जा सकता है। हाल ही में पर्यटन का सीजन है, इसलिए मुख्य रूप से लोगों को ले जाया जाता है। जूदी सीधे मुद्दे पर आ गए। अगर इसे अनाज से भर दिया जाए तो यह कितना ले जा सकता है? यू कियान ने कुछ पल के लिए मन ही मन हिसाब लगाया। अगर केवल अनाज ही ले जाया जाए तो लगभग 50,000 दान। एक ही यात्रा में 50,000 दान ले जाया जा सकता है। झू झांझी इतनी हैरान हो गए कि कांप उठे। झू दी और भी ज्यादा स्तब्ध रह गए। उनके चेहरे पर अविश्वास की झलक थी। यह सचमुच किसी परिकथा जैसा है। एक घोड़ा गाड़ी केवल 2 और आधा दान अनाज ही ले जा सकती है। 50,000 दान अनाज के लिए 20,000 घोड़ा गाड़ियां, 20,000 मजदूर और 20,000 घोड़े चाहिए होंगे।
अगर लंबी दूरी के परिवहन में होने वाली क्षति को भी शामिल करें तो वास्तव में 1 लाख से अधिक दान अनाज, 40,000 मजदूर और 40,000 घोड़े चाहिए होंगे। लेकिन हमारे सामने जो यह ट्रेन है वह 40,000 आदमियों की ताकत के बराबर है। जूदी ने अपना आश्चर्य दबाया और पूछना जारी रखा, अगर यह ट्रेन राशन से भर दी जाए तो यह कितना खपत करती है? यू चेन ने उत्तर दिया, यह दूरी पर निर्भर करता है। कोयले से भरा एक डिब्बा 200 मील चल सकता है। 1 मील में 500 यिन कोयला खर्च होता है। यह वाहन कोयला जलाता है। जूदी ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। वह कोयले को बहुत पहले से जानता था, यहां तक कि बचपन से ही। तुमने जिशान बेइपिंग में बिना धुएं वाला कोयला निकालने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उसने अपने पूर्वाग्रह के कारण उसे ठुकरा दिया। अब जब मैं सोचता हूं, अगर उस समय मैंने उसे ठुकराया न होता तो शायद महान मिंग के पास पहले ही ट्रेनें होती और उत्तर की ओर अभियान को झूगाओक्सी द्वारा धन की कमी के कारण अस्वीकार न किया गया होता। क्या सच में मैंने उस साल गलती की थी? उसके दिल में अपराध बोध था। उसका चेहरा गंभीर और अनिश्चित था। डिब्बे के बाहर की हलचल ने उसे हकीकत में लौटा दिया। आम लोग अपने परिवारों के साथ ट्रेन में चढ़ रहे थे। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे। यह दृश्य जीवन की ऊर्जा से भरा हुआ था। जूदी के होठों पर मुस्कान आ गई। देश की समृद्धि और जनता की शांति का यह दृश्य दिखाता था कि उसका चौथे बेटे के प्रति पूर्वाग्रह बहुत गहरा था। तुरंत ही एक विचार आया, अगर चौथा बेटा ट्रेन बना सकता है तो वह जूदी भी बना सकता है। महान मिंग साम्राज्य के पास विशाल भूमि और प्रचुर संसाधन हैं। ट्रेन शासन के खर्चों को कम कर सकती है, विद्रोहों को दबा सकती है और नुकसान में बचत कर सकती है। यह देश और जनता दोनों के लिए बहुत बड़ा लाभ है। उसने अपना मनोबल संभाला और यू चेन से कहा, सलाहकार यू, मैं पूछने का साहस करता हूं, इस वाहन को बनाने में कितना खर्च आएगा? यू चेन ने उत्तर दिया, लोकोमोटिव की कीमत 10 लाख टाइल से अधिक है। एक डिब्बे की कीमत 1 लाख टाइल है। 20 डिब्बों के साथ 2 लोकोमोटिव को 4 मिलियन टाइल से अधिक की आवश्यकता होगी। चाबी पटरियों में है। उस समय क्योंगझोउ में 30 मील से अधिक के पहले हिस्से की लागत प्रति मील 1,10,000 टाइल चांदी थी। अब हालांकि यह घटकर प्रति मील 60,000 टाइल रह गई है, लेकिन 600 मील से अधिक रेलवे की कुल लागत 4 करोड़ टाइल तक पहुंच जाती है। इसमें अनुसंधान और कार्यशालाओं की लागत शामिल नहीं है। जूदी और झूझांजी ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में केवल कड़वाहट बची थी। ग्रेट मिंग की चांदी के व्यापार से वार्षिक आय मुश्किल से 3 मिलियन टाइल से अधिक है। यह एक लोकोमोटिव बनाने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। यहां तक कि अगर वे साल भर का सारा अनाज और माल बेच दें तो कुल आय अधिकतम 30 मिलियन टाइल ही होगी। बिना खाए पिए वे क्योंगझोउ के स्तर का रेलवे नहीं बना सकते थे। ग्रेट मिंग की वर्तमान आर्थिक स्थिति में अपना खुद का रेलवे बनाना मूल रूप से असंभव है। ठीक उसी समय जब दादा और पोता कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ बैठे थे, ट्रेन की सीटी बज उठी। भारी डिब्बा धीरे धीरे चलने लगा। यात्रियों ने खिड़की से समुद्री दृश्य देखना शुरू कर दिया। शूदी चिंता से भरे दिल के साथ फिर से खिड़की पर टिक गया। यह रेलवे लाइन और इसके साथ इंजन ग्रेट मिंग के 2 साल के कर के बराबर लागत में बने हैं। ट्रेन की गति दौड़ते घोड़े से कम नहीं है, लेकिन इसकी मालवाहक क्षमता 10,000 गुना अधिक है। जो मानव और भौतिक संसाधन बचाए जा सकते हैं उनकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन निर्माण लागत ने उसे संदेह में डाल दिया। ग्रेट मिंग का खजाना इतनी बड़ी निवेश को शायद ही सहन कर सकेगा। इसके अलावा इस परियोजना के परिणाम दिखने में कई साल लग जाएंगे। दरबार में इसका विरोध निस्संदेह बहुत बड़ा होगा, और फिर भी तुमने इसे गरीब क्योंगझोउ के साथ कर दिखाया। यह देखकर वह हैरान और उलझन में पड़ गया। उसकी यादों में वह युवा, उसमें इतनी दृढ़ता कैसे हो सकती थी? गौरव और संपत्ति को त्याग कर दक्षिणी सीमा पर शून्य से शुरुआत करना। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसने अपने इस बेटे को कभी वास्तव में समझा ही नहीं था। वह अपने बेटों पर भी ऐसे अविश्वास करता था जैसे वे चोर हों, जिससे पारिवारिक मामले और भी जटिल हो जाते थे। जब उसकी अंतरात्मा उसे कचोट रही थी, उसने भारी आवाज में पूछा, चौथे भाई ग्योंग के राजा, इन वर्षों में जीवन आसान नहीं रहा होगा, है ना? यू कियान ने भावुक होकर कहा, आम लोग अफवाहें उड़ाते हैं कि ग्योंग के राजा ने कई बार खतरे का सामना किया है। जमीन पर कब्जा करते समय उसे कीड़ों और सांपों ने काटा और घायल किया। ली विद्रोह को दबाते समय वह स्वयं खतरनाक स्थानों पर गया और समुद्री डाकुओं से लड़ते हुए कई बार घायल हुआ। लेकिन हर बार वह सबसे आगे बढ़ता और कहता, प्राचीन सोंग राजवंश शाही परिवार की कमजोरी के कारण गिर गया। मिंग राजवंश की शुरुआत स्वर्ग के पुत्र की ताकत से हुई थी।
अब जब स्वर्ग का पुत्र राष्ट्र के द्वारों की रक्षा कर रहा है तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं। शूदी स्तब्ध होकर सुन रहा था। उसके होंठ हिल रहे थे लेकिन कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। स्वर्ग का पुत्र राष्ट्र के द्वारों की रक्षा कर रहा है। 5 शब्दों ने ठीक ठीक उसके उन विचारों को व्यक्त किया जो राजधानी को बेइपिंग स्थानांतरित करने और उत्तर की ओर अभियानों के मूल उद्देश्य से जुड़े थे। वह केवल घास के मैदान की जनजातियों को हराना और उत्तरी सीमा पर लोगों की शांति की रक्षा करना चाहता था, लेकिन पूरी दरबार, चाहे वे नागरिक हों या सैन्य, उसे युद्ध प्रिय कहती थी। युवराज उसे समस्याएं पैदा करने के लिए आलोचना करता था। सिर्फ यह बेटा, जो दूर दक्षिणी सीमा पर था, उसे समझता था। उसने बहुत कुछ सहा है। शूदी ने एक लंबी सांस ली। जटिल भावनाओं के साथ और बिना कुछ कहे उसके पास खड़े शू झांगजी ने देखा कि उसके दादा ठीक नहीं हैं और वह विषय बदलने ही वाला था कि अचानक उसने खिड़की की ओर इशारा किया। अरे नहीं, वहां आग लगी है। सभी ने दूर देखा और देखा कि खेत के बीच में एक इमारत से घना धुआं निकल रहा है। शू गांवशू हैरानी से देख रहा था, जैसे कोई तमाशा देख रहा हो। शूदी ने भौहें सिकोड़ ली और यू चेन से कहा, आग को जल्दी बुझाना होगा, फसलों को जलने मत देना। लेकिन यू चेन शांतिपूर्वक मुस्कुराया। चिंता मत कीजिए सज्जनों, वह आग नहीं है, वह ग्योंगजू की स्टील फैक्ट्री है जो स्टील बना रही है। सभी लोग हैरान रह गए, यह देखकर उत्सुक थे कि इस स्तर की स्टील उत्पादन कितनी विशाल है। ट्रेन गुजर गई। सभी ने स्टील फैक्ट्री की विशाल चिमनियों को धुआं छोड़ते देखा, जिसका पैमाना ग्रेट मिंग के 13 लोहे के कारखानों से कहीं अधिक था। शूदी खुद को पूछने से रोक नहीं सका, ऐसी एक स्टील फैक्ट्री एक साल में कितना कच्चा लोहा और स्टील बना सकती है। यू कियान ने सीधे कहा, ग्योंगजू में वर्तमान में 5 स्टील फैक्ट्रियां हैं। पिछले साल उन्होंने 9 लाख टन स्टील का उत्पादन किया, जो लगभग 1800 करोड़ येन के बराबर है। इस साल 1 मिलियन टन तक पहुंचने की उम्मीद है। इन शब्दों ने सभी को स्तब्ध कर दिया। शू गांवशू और भी ज्यादा कांप रहा था। ग्रेट मिंग की कुल वार्षिक कच्चे लोहे की उत्पादन क्षमता ग्योंगजू की 1/10 भी नहीं थी। उसने शूसी की सेना के लिए 1 लाख से अधिक येन का कच्चा लोहा खरीदा था और उसे इसके लिए हजारों ताइल खर्च करने पड़े थे। और चौथा भाई हर साल 1800 करोड़ येन का उत्पादन कर सकता है। इस पृष्ठभूमि ने उसे भीतर ही भीतर प्रसन्न कर दिया। चौथे भाई के समर्थन के साथ बूढ़े के पास निश्चित रूप से उसे नियंत्रित करने का समय नहीं होगा। दूसरी ओर शूदी और शू झांगजी पूरी तरह से स्तब्ध थे। यह उत्पादन उनकी समझ से परे था। ग्योंगजू एक साल में इतना लोहा क्यों बनाता है? शूदी ने अपना आश्चर्य दबाया और पूछना जारी रखा। यू कियान ने समझाया, कच्चा लोहा और स्टील ग्योंगजू की औद्योगिक नींव है। रेल, ट्रेनें, मशीनरी, रोजमर्रा के बर्तन, यहां तक कि निर्माण कार्यों में भी इनकी जरूरत होती है, जैसे कस्टम हाउस और बंदरगाह के निर्माण में। इनमें 10,000 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है। फिलहाल लाखों टन का उत्पादन भी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। शूदी स्तब्ध रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि लोहे का इस्तेमाल घर बनाने में भी हो सकता है, लेकिन जब उसने ग्योंगजू की वास्तुकला को अपनी आंखों से देखा तो पाया कि लोहे को जोड़ने से इमारत वाकई ज्यादा मजबूत हो जाती है। बस अगर भविष्य में उसके वंशजों को युद्ध करना पड़े तो इतनी मजबूत रक्षा को कैसे तोड़ा जा सकेगा। उसका दिल और भी ज्यादा चिंताओं से भर गया। शू झांगजी को एहसास हुआ कि उसका चौथा चाचा कितना डरावना था और उसने खुद फैल करके पूछा कि ग्योंगजू को इतना लोहा कहां से मिलता है। यू कियान ने जवाब दिया कि ग्योंगजू के पास पहले से ही खदानें थीं। ग्योंग के राजा ने खोजबीन के दौरान एक संबंधित लौह खदान की खोज की थी। इसके अलावा वह एक खुली खदान थी। सिर्फ ऊपरी परत हटानी होती थी और फिर उसे निकाला जा सकता था। भंडार लगभग 400 मिलियन टन के हैं। वर्तमान गति से इसे कई दशकों तक निकाला जा सकता है। शू झांगजी का दिल भारी हो गया। उस चौथे चाचा की योजनाएं बहुत गहरी और दीर्घकालिक थीं, लेकिन खनिज एक दिन खत्म हो ही जाएंगे। यू कियान ने विषय बदल दिया। ग्योंग का राजा पहले ही दक्षिण की ओर ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ने की योजना बना रहा है। अफवाह है कि वह स्थान नान्यांग के दक्षिण में है, जिसकी लंबाई 10,000 मील है और वहां खनिजों की अत्यधिक प्रचुरता है। भविष्य में ग्योंगजू के अधिकांश लोग वहीं बस जाएंगे। क्या ग्योंग का राजा ऑस्ट्रेलिया में बसना चाहता है? झूदी और झू झांजी दोनों एक साथ चौंक गए। क्या चौथे भाई का बिल्कुल भी इरादा ग्रेट मिंग लौटकर विद्रोह करने का नहीं था, बल्कि वह बाहर जाकर अन्वेषण करना चाहता था? पहले की चिंताएं शायद व्यर्थ थीं। इस समय झूदी को डर था कि तुम विद्रोह करोगे और साथ ही यह भी डर था कि तुम विद्रोह नहीं करोगे। झूदी के लिए
ग्रेट मिंग साम्राज्य जिसे बनाने में उसने इतनी मेहनत की थी, अगर उसका सबसे छोटा बेटा उसे ऑस्ट्रेलिया से भी कमतर समझता है तो यह न केवल उसकी विरासत को नकारना है बल्कि उसके अपने प्रयासों को भी नकारना है। उसके दिल में राहत भी थी और निराशा भी। झू झांझी के लिए उसने अभी अभी अपने चौथे चाचा को सिंहासन के लिए प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखा था और अब दूसरा व्यक्ति प्रवास करना चाहता था। उसे लगता था कि सिंहासन के लिए उसकी अपनी लड़ाई तुच्छ है और साथ ही उसे शक भी था कि यह सब एक दिखावा है। आखिरकार हुआशिया में युद्ध में छल कपट की कला को महत्व दिया जाता है। ग्योंगजू की इस्पात उत्पादन ने उसे सतर्क रहने के लिए मजबूर कर दिया था, इसलिए झू झांझी ने सवालों के साथ दबाव डाला। सलाहकार, क्या मैं पूछ सकता हूं ऑस्ट्रेलिया कहां है? युकियान ने उत्तर दिया, अफवाह है कि यह बोर्नियो देश के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ग्योंग का राजा पहले ही वहां की स्पष्ट रूप से खोज कर चुका है। यह ग्योंगजू से 5000 ली से अधिक और बोर्नियो के टिमोर द्वीप से 600 ली से अधिक दूर है। जूदी ने भौहें सिकोड़ लीं। नानयांग के बारे में ग्रेट मिंग का ज्ञान मुख्य रूप से झेंगहे की यात्राओं से आया था। झेंगहे कभी दक्षिणी गोलार्ध में नहीं गया था, तो बोर्नियो के दक्षिण में कोई महाद्वीप कैसे हो सकता है? यांगरोंग, जो अब तक चुप था, अचानक उठ खड़ा हुआ। आप भूल गए हैं मेरे स्वामी, 4 साल पहले जब झेंगहे दरबार में लौटा था तो उसने एक सुनहरा खरगोश पेश किया था जो लगभग एक इंसान जितना ऊंचा था और उसके पेट में एक थैली थी। बोर्नियो के दूत ने कहा था कि यह खरगोश दक्षिण की एक बड़ी द्वीप से आया है। यह द्वीप बड़ा है, लेकिन वहां बहुत सारे रेगिस्तान हैं और पालदार जहाजों के लिए वहां पहुंचना मुश्किल है। झेंगहे ने कभी इसका अन्वेषण नहीं किया। निश्चित रूप से ग्योंग के राजा जिस ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं वह यही द्वीप है। युकियान ने सिर हिलाकर पुष्टि की। झूदी अब भी संदेह में था। अगर वह एक रेगिस्तान है तो वहां प्रवास कैसे किया जा सकता है? युकियान ने समझाया, इस द्वीप के केवल उत्तर में ही रेगिस्तान है। दक्षिण में बारिश होती है, भूमि उपजाऊ है और यह करोड़ों लोगों का भरण पोषण कर सकती है। इसके अलावा रेगिस्तान के नीचे कई खदानें हैं। इस द्वीप का सोने का उत्पादन दुनिया में सबसे अधिक है। ऑस्ट्रेलिया में प्रवास करना केवल एक अस्थायी योजना है। ग्योंग के राजा की योजनाओं में एक बार जब ऑस्ट्रेलिया में आधार स्थापित हो जाएगा तो स्वर्ण महाद्वीप में भी प्रवास शुरू किया जाएगा। यह एक महाद्वीप है जो सुदूर पूर्व की भूमि में स्थित है। भूमि समतल है और मिट्टी उपजाऊ है। यह सैकड़ों करोड़ लोगों का भरण पोषण कर सकती है और यहाँ के खनिज ऑस्ट्रेलिया से भी अधिक प्रचुर मात्रा में हैं। यह सुनकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। यू गांशु बड़बड़ाया, क्या स्वर्ण महाद्वीप सचमुच अस्तित्व में है? क्या वहां हर जगह सोना ही सोना है? अचानक उसे महसूस हुआ कि अब सिंहासन उतना आकर्षक नहीं रह गया है। स्वर्ण महाद्वीप में जाकर आराम करना सम्राट बनने की कठिन मेहनत से कहीं अधिक आरामदायक है। झू झांझी ने ठंडे स्वर में कहा, इतना अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन उसके दिल में वह मानता था कि उसका चौथा चाचा लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए कहानियां गढ़ रहा है। लेकिन जूदी ने धीरे से अपनी दाढ़ी सहलाई। मुझे लगता है कि स्वर्ण महाद्वीप सचमुच अस्तित्व में हो सकता है। पूर्व में अवश्य ही कोई महाद्वीप होना चाहिए दादाजी। झू झांझी अधीर हो रहा था। यह तो साफ तौर पर बच्चों की कहानी है। बुजुर्ग ने इस पर विश्वास कैसे कर लिया? झांझी, कुछ मत कहो। जूदी ने अधीर झू झांझी को रोकने के लिए हाथ उठा दिया। वह अपने इस पोते को बहुत अच्छी तरह समझता था। उसे पता था कि वह तुम्हारी बातों को एक छलावा मानता है, लेकिन उसने देखा कि झू झांझी बहुत जल्दीबाजी कर रहा था। वह मानता था कि स्वर्ण महाद्वीप अस्तित्व में है, यूं चेन की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि जब तुम 15 साल के थे तब तुमने पूर्व में एक महाद्वीप होने की बात कही थी। उस समय तुम्हारे पास धोखा देने का कोई कारण नहीं था। केवल उसके द्वारा तुम्हें ठुकराए जाने के बाद तुमने खुद ही उसका पता लगाने के लिए ग्योंगजू में जागीरदार बनने की मांग की थी। अब ग्योंगजू एक बंजर भूमि से उभर आया है। तुम्हारी बातें स्वाभाविक रूप से विश्वसनीय हैं। और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हारे सही होने को स्वीकार करना, यह मानना होगा कि उस समय वह गलत था। लेकिन सम्राट कभी गलत नहीं हो सकता। युकियान के जाने के बाद जूदी ने झू झांझी से पूछा, क्या तुम अपने चौथे चाचा पर भरोसा नहीं करते? झू झांझी घबराकर सिर झुका लिया। जूदी ने फिर से उसे उपदेश देने के लिए उंगली उठाई। तुम अजनबियों पर भरोसा न करो, लेकिन कभी भी अपने परिवार पर अविश्वास मत करो। इतिहास में कितने ही मामले नीच लोगों की निंदा के कारण बर्बाद हो गए हैं। सम्राट यांगवेन ने सिंहासन क्यों खो दिया? क्योंकि उसने अजनबियों पर भरोसा किया और अपने वफादारों को हटा दिया, लोगों की हत्या की, और उसने अपने ही परिवार पर भरोसा नहीं किया। भले ही शाही परिवार में सिंहासन के लिए प्रतिस्पर्धा हो, लेकिन भाई भाई के बीच हत्या नहीं होनी चाहिए।
अगर वे एक दूसरे पर शक करेंगे तो जब कोई विदेशी दुश्मन आक्रमण करेगा और राजवंश गिर जाएगा तब भी तुम्हें अपने कबीले की मदद पर निर्भर रहना पड़ेगा। अगर तुम उन पर भरोसा नहीं करोगे तो भविष्य में मदद के लिए तुम किस पर निर्भर करोगे? झू झांझी ने सिर झुका लिया और अपनी गलती स्वीकार की। जूदी ने ठंडे स्वर में उसे डांटना जारी रखा। तुम केवल आधी कहानी जानते हो। ये मत सोचो कि कुछ संतुलन की रणनीतियां सीखकर तुम दुनिया को काटने की पट्टी पर रखी मछली की तरह समझ सकते हो। न तुम और न ही तुम्हारे दूसरे चाचा, तुम दोनों तुम्हारे पिता जितने सद्गुणी नहीं हो। वापस जाओ और सीखो कि कैसे महान सद्गुण सभी चीजों को संभालता है। याद रखो, एक व्यक्ति जिसके पास विश्वसनीयता नहीं है वह कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। तुम्हारे चौथे चाचा ने ग्योंगजू में अपना साम्राज्य लाखों लोगों के विश्वास के आधार पर खड़ा किया था। दुनिया के विश्वास को केवल तुम्हारे परिवार को धोखा देने के लिए मैं कैसे तोड़ सकता हूं? अगर तुमने एक और असभ्य शब्द कहा तो जाओ और अनलेक्ट्स को 3000 बार लिखो। झू झांझी शर्म से लाल हो गया। आखिरकार उसे अपनी खुद की संकीर्णता का एहसास हुआ। उसने फिर पूछा, दादाजी, क्या सच में दुनिया में कोई ऐसा स्थान है जो सोने से भरा हो? झूदी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। चाहे वह जगह हो या ना हो, क्या हम पता नहीं लगा सकते अगर हम खोज करें? उसके दिल में एक महत्वाकांक्षा जन्म ले चुकी थी। महान मिंग की उपजाऊ जमीनें अब थक चुकी हैं। अगर सच में पूरब में कोई नया महाद्वीप है तो वह क्षेत्र विस्तार की एक शाश्वत उपलब्धि होगी जो हान और तांग राजवंशों से भी बड़ी होगी। हालांकि वह अब बूढ़ा हो चुका था, फिर भी वह अपनी बाकी जिंदगी में कुछ असाधारण करना चाहता था। जब वह यू युआनजांग से मिलेगा तब भी वह खुद को अब तक का सबसे महान सम्राट कहने पर गर्व कर सकेगा। यू कियान चाय लेकर वापस बग्गी में आया। उसने जूदी के समूह को उदास चेहरों के साथ देखा। सबको क्या हुआ है? कुछ नहीं। जूदी ने विषय बदल दिया। उसकी नजर चाय के प्याले पर पड़ी। क्या यह चाय क्योंगजो की उपज है? यू कियान मुस्कुराया और बोला, यह क्योंगजो की वुई पहाड़ी की चाय है। इसका रंग एम्बर जैसा है और इसमें दूध और शहद की खुशबू है। यह कियोंग के राजकुमार की पसंदीदा है। मेरे क्योंगजो में एक और खजाना है, बियर, जो जौ और हॉप्स से बनाई जाती है। ठंडी पीने पर यह गर्मी दूर करती है और आत्मा तक को ताजगी देती है। कितनी अजीब चीज है। युदी के मुंह में तुरंत पानी आ गया। जब हम शहर में प्रवेश करेंगे तो मुझे इसे जरूर चखना है, लेकिन पहले हमें अस्पताल जाना होगा ताकि यू गांशु की चोट का इलाज कराया जा सके। यू कियान ने पीछे की पंक्ति में बहती खून वाली चोट की ओर इशारा किया। तभी यूदी को अपने दूसरे बेटे की याद आई और वह जल्दी से उसके बारे में पूछने लगा। यू गांशु इसके विपरीत भावुक हो गया। पिता, चलिए पहले पीने चलते हैं। यूदी ने हल्की सांस ली। उसने सोचा कि भविष्य में उसे गोल्डन कॉन्टिनेंट भेजेगा ताकि वह वहां का क्षेत्र बढ़ा सके। दृढ़ मन बनाकर यूदी यू कियान की ओर मुड़ा। क्योंगजो में प्रवेश करना सच में नजरिया खोल देता है। यह सब तो सिर्फ टेलीग्राफ, घाट, निर्माण सामग्री और ऐसी ही चीजें हैं। मैं अभी भी यू कियान से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। इस टेलीग्राफ के बारे में बात करना वाकई डरावना है। यू कियान ने सीधे कहा, पृथ्वी एक बड़ा गोला है जिसके चुंबकीय ध्रुव हैं। चुंबकत्व से बिजली उत्पन्न होती है, गर्मी बिजली में बदल जाती है। टेलीग्राफ सूचना भेजने के लिए विद्युत धारा पर आधारित है। वर्तमान में क्योंगजो में 60 से अधिक टेलीग्राफ हैं जो पूरे क्षेत्र को कवर करते हैं। कस्टम विभाग ने पहले ही मुझे इसके माध्यम से आपकी आगमन की सूचना दे दी थी। वर्तमान में यह 100 या 200 मील की दूरी तक संदेश भेज सकता है। कुछ ही वर्षों में 1000 मील तक संदेश भेजना संभव हो जाएगा। इन शब्दों ने सभी को हैरानी से एक दूसरे की ओर देखने पर मजबूर कर दिया। यूदी और भी ज्यादा हैरान था। क्योंगजो की तकनीक ग्रेट मिंग की तुलना में कहीं अधिक उन्नत है। उसने चुपचाप एक निर्णय लिया। वापस जाकर वह अधिकारियों को दक्षिण भेजेगा ताकि वे यह तकनीक सीख सकें। वह ग्रेट मिंग की सारी शक्ति को एकत्रित करेगा ताकि वह तकनीकी रूप से बराबरी कर सके। आखिर वह महान सम्राट योंगले अपने चौथे बेटे जितना अच्छा क्यों नहीं हो सकता? महाशयों, यह क्योंगसान रेलवे स्टेशन है। आइए, हम पहले ही क्योंगसान शहर में प्रवेश कर चुके हैं। जैसे ही ट्रेन रुकी, यू कियान रास्ता दिखाने के लिए उठ खड़ा हुआ, लेकिन यूदी और उसके बेटे थोड़े स्तब्ध थे। अभी भी ट्रेन में देखी गई चीजों में डूबे हुए थे। टेलीग्राफ, सीमेंट की फैक्ट्रियां, स्क्रू की फैक्ट्रियां, भाप की मशीनें। रास्ते में यू कियान ने जो नई नई बातें समझाईं, उन्होंने उनकी सृष्टि की धारणा को पूरी तरह बदल दिया था, खासकर ट्रेन ने। यह सिर्फ पानी उबालकर भाप बनाने जितना आसान नहीं है। सिर्फ सीलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला रबर भी गोल्डन कॉन्टिनेंट से मंगवाना पड़ा था।
इसे प्राप्त करने के लिए कियोंगजो में 6 साल तक खेती करनी पड़ी थी। बियरिंग्स और गियर्स जैसे पुर्जों के लिए अनगिनत प्रारंभिक तकनीकों का समर्थन जरूरी था। उन्हें और भी ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि इस सब की शुरुआत तुमसे हुई थी। डिजाइन के सारे नक्शे तुमने ही बनाए थे, मशीनें भी तुमने ही लोहारों का नेतृत्व करते हुए बनवाई थीं, मूलभूत सिद्धांत भी तुमने ही निकाले थे। कियोंगजो में अब लोग तुम्हें स्वर्ग से भेजा गया संत मानते हैं। वहां असहमति का एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं किया जाता। चौथा बेटा पहले सिर्फ कन्फ्यूशियसवाद ही पढ़ता था। उसके पास ऐसी क्षमताएं कैसे हो सकती हैं? जितना ज्यादा यूदी सोचता गया उतना ही उसे शक होता गया। ट्रेन से उतरने के बाद उसने यू गांशु को रोक लिया। क्या उस समय तुम्हें उसमें कुछ असामान्य नजर आया था? यू गांशु ने बेचैनी में अपना सिर पकड़ लिया। मैं तो सारा वक्त सैन्य छावनी में ही रहता था। मैं उसके साथ ज्यादा समय नहीं बिताता था। मुझे बस इतना याद है कि जब मैं उसे घुड़सवारी सिखा रहा था तो उसने कहा था कि उसने अपनी पिछली जिंदगी की बुद्धि विरासत में पाई है। मुझे लगा था कि वह बकवास कर रहा है। अब लगता है कि यह सच में मुमकिन है। यूदी ने 2 शब्द बुदबुदाए, पिछली बुद्धि। उसने एक सुनहरी गोली निकाली और उसे निगल लिया। यू गांशु ने लालच में एक गोली मांगी। जैसे ही उसने उसे संभाला, उसने यू कियान को पुकारते सुना, गाड़ियां तैयार हैं। पहले हम अस्पताल जाकर घावों का इलाज करवाएंगे, फिर खाना खाएंगे। स्टेशन से बाहर निकलते ही सब हैरान रह गए। 4 या 5 मंजिलों वाली इमारतें क्रमबद्ध तरीके से सजी हुई थीं। सीमेंट की सड़क पर ट्रैफिक पानी की तरह बह रहा था। लोगों की भीड़-भाड़ के बावजूद कहीं भी गंदगी नहीं थी। यह समृद्धि का एक ऐसा दृश्य था जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। यूदी ने आह भरी कि दक्षिणी प्रदेशों में ऐसी समृद्धि हो। यूचेन ने समझाया, यह नया शहर है। पुरानी जगह अब भी एक छोटे से काउंटी जैसी ही है। फिर वह शूदी के साथ बग्घी में चढ़ गई। बग्घी के अंदर शूदी ने खिड़की के बाहर एक लड़की के चोंगसम को देखा और भौहें सिकोड़ लीं। एक लड़की का अपनी टांगें दिखाना कैसी शिष्टता है। यूचेन मुस्कुराई और बोली, कियोंगजो में साल भर गर्मी रहती है। कियोंग के राजा ने इस चोंगसम को स्थापित किया था। यह पहले की छाती दिखाने की प्रथा से कहीं अधिक शालीन है। तभी शूदी ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी ध्यान फिर से शू गांशु की हैरानी भरी चीख पर चला गया। सड़क के किनारे एक लड़की चोंगसम पहने खड़ी थी। उसकी टांगें एक पारदर्शी कपड़े में लिपटी थीं, जिससे उसकी पतली काया और भी उभर रही थी। सलाहकार, ये उसकी टांगों पर क्या है? शू गांशु की नजरें टिकी हुई थीं। ये इस साल की नई रेशमी जुराबें हैं। कियोंगजो की सभी महिलाओं को इन्हें पहनना पसंद है। जैसे ही यू चेन ने बोलना खत्म किया, उसने देखा कि शू गांशु की नजरें और भी ज्यादा टिकी हुई थीं। भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर यातायात चल रहा था। शूदी की नजरें दोनों ओर की दुकानों की ओर आकर्षित हो गईं। कियोंगजो की दुकानें दामिंग की दुकानों जैसी नहीं हैं, जिनकी बड़ी-बड़ी प्रवेश द्वार होते हैं। यहाँ बस एक छोटी सी दरवाजा छोड़ा जाता है। दरवाजे के पास एक पारदर्शी शोकेस रखा गया है। ये कांच कियोंगजो की औद्योगिक नींव है। उसी साल उसने कांच और हस्तशिल्प बेचकर अपनी पहचान बनाई थी। यू चेन ने समय रहते समझाया, दामिंग में एक बड़ा कांच का टुकड़ा 100 ताइल का आता है। यहां सिर्फ 10 ताइल में मिल जाता है। सूदी का दिल भारी हो गया। अगर इसे लियांगवांग ले जाया जाए तो मुनाफा 10 गुना हो सकता है। इस रफ्तार से क्या दामिंग का सारा पैसा यहां नहीं आ जाएगा? उसे अच्छी तरह पता था कि दरबार के पास चांदी की कमी है और मुश्किलें दूर करने के लिए कागजी मुद्रा जारी कर रहा है। यह मूल्य अंतर उसके लिए स्वीकार करना मुश्किल था। महानुभाव बहुत अधिक चिंता कर रहे हैं। यू कियान ने सिर हिलाया। हालांकि कियोंगजो के उत्पाद सस्ते हैं, लेकिन वे आम लोगों के उपभोग की चीजें नहीं हैं। अधिकांश खरीदार अधिकारी और कुलीन लोग हैं। वे आमतौर पर अपना सोना और चांदी जमीन के नीचे दबा देते हैं। पैसे को चलन में रहने देना ही बेहतर है। कियोंगजो को दामिंग से लकड़ी और रेशम खरीदना पड़ता है। आखिरकार पैसा फिर से वापस आ जाएगा। यह लोगों को आय अर्जित करने में भी मदद कर सकता है और दरबार व्यापारिक कर वसूलता है। सूजीजी ने ठीक समय पर जोड़ा, दादा, पिछले कुछ वर्षों में लियांगवांग में कर वास्तव में काफी बढ़ गए हैं। उसी समय यू कियान ने खिड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, हम अस्पताल पहुंच गए हैं, कृपया वाहन से उतर जाइए। सूदी ने सिर उठाया। उसने देखा कि कियोंगजो के N0 एक अस्पताल के साइनबोर्ड के नीचे एक ऐसी इमारत थी जिसकी भव्यता शाही चिकित्सा अकादमी से कहीं अधिक थी। यह क्लिनिक इतनी भव्यता से क्यों बनाई गई है? यू कियान ने समझाया, कियोंगजो के लाखों निवासियों की बीमारियों का निदान और इलाज सभी को अस्पताल में ही कराना पड़ता है। यहाँ 4 अस्पताल हैं, दर्जनों क्लिनिक हैं और फिर भी यह पर्याप्त नहीं है।
लोग केवल इसकी छोटी जगह की शिकायत करते हैं, इसकी भव्यता की नहीं। सूदी को अचानक समझ आ गया, असल में वह इसकी तुलना डामिंग की क्लिनिकों के पैमाने से कर रहा था, यह जाने बिना कि कियोंगजो के अस्पताल पूरी आबादी की सेवा करते हैं। जब वह सोच रहा था कि क्या लोग इसे वहन कर सकते हैं, उसी समय सू गांवसू यूकियान के पास आया और फुसफुसाकर बोला, सलाहकार यूं, वह रेशमी मोजे कहाँ बिकते हैं? मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ जोड़े खरीदना चाहता हूँ। यूकियान हैरान रह गया, फिर मुस्कुराकर बोला, वे हर जगह सड़क पर बिकते हैं। आपकी चोट का इलाज करना ज्यादा जरूरी है। वह अभी बोल ही रहा था कि बाहर से एक जोरदार चीख सुनाई दी, रास्ता छोड़ो, कुछ गंभीर हो गया है। कई लोग स्ट्रेचर लेकर दौड़ते हुए आए। स्ट्रेचर पर लेटे आदमी के शरीर में एक लोहे की छड़ आर पार हो गई थी। सूदी ने भौहें सिकोड़ लीं। ऐसी चोट के साथ बेहतर होगा कि उसे शांति से आराम करने दिया जाए, उसे और तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। आसपास के लोग तुरंत उसकी ओर देखने लगे। यूकियान जल्दी से उसके कान में फुसफुसाया, मालिक, इतनी आसानी से कुछ मत कहिए। ऐसी चोट को कियोंगजो में अब भी बचाया जा सकता है। मानव जीवन सबसे महत्वपूर्ण है, ये कोई मजाक की बात नहीं है। क्या ऐसी चोट भी बचाई जा सकती है? सूदी की भौहें तुरंत ऊपर उठ गईं। सूदी ने अस्पताल की ओर देखा, अब भी अपना संदेह छुपा नहीं पा रहा था। क्या इस अस्पताल में कोई ऐसा दिव्य चिकित्सक है जो मरे हुओं को जिंदा कर सके और मांस व हड्डियों को फिर से बना सके? ऐसा नहीं है। यूकियान ने सिर हिलाया। कियोंगजो में केवल कियोंग के राजा को ही दिव्य चिकित्सक कहा जा सकता है। अस्पताल में ज्यादातर लोग मेडिकल स्कूल के स्नातक हैं। गंभीर बीमारियों का इलाज करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन हल्की बीमारियां कोई समस्या नहीं है। पहले घायल व्यक्ति का इलाज कियोंग के राजा के पहले बैच के छात्रों द्वारा किया जाएगा। उनकी चिकित्सकीय क्षमताएं काफी अच्छी हैं। यह कहने के बाद यूकियान आपातकालीन सर्जरी के पंजीकरण काउंटर पर गया। सूदी उस पंजीकरण फॉर्म को देखता रह गया जो उसे खिड़की से दिया गया था। एक और सवाल उठा, यह पंजीकरण किस लिए है? यह नाम दर्ज करने और परामर्श के लिए कतार को सुविधाजनक बनाने के लिए है। इसमें लागत भी शामिल है। यूकियान ने समझाया, सामान्य शुल्क 5 वेन है, आपातकालीन शुल्क 50 वेन है। सूदी का दिल थोड़ा सा धड़क उठा। डामिंग की क्लिनिकों में परामर्श शुल्क कम से कम कई चांदी के सिक्के होते हैं और कियोंगजो में यह इतना सस्ता है। जब वह सोच ही रहा था, उसने अस्पताल में मेडिकल छात्रों को जल्दी जल्दी चलते हुए देखा। फिर यूकियान ने कहा, लगता है उस व्यक्ति की चोट बहुत गंभीर है। अगर हमें विशेषज्ञ से परामर्श चाहिए तो हमें इंतजार करना होगा। एक मजदूर को अस्पताल इतनी अहमियत दे रहा है। झू गांवशू खुद को पूछने से रोक नहीं सके, ग्रेट मिंग में आम लोगों की जान उतनी कीमती नहीं मानी जाती जितनी कुलीनों की। ऐसा दृश्य वाकई असामान्य है। यूकियान मुस्कुराए। क्योंगसान में हम लोगों को प्राथमिकता देने के सिद्धांत पर काम करते हैं। क्योंकि राजा अक्सर कहते हैं, ना खुद को ज्यादा समझो, ना दूसरों को कम समझो। उन्होंने यहां तक कहा, जो बात तुम अपने लिए नहीं चाहते वह दूसरों के साथ मत करो, और यह मांग की कि ऊपर से नीचे तक सभी को समान रूप से व्यवहार किया जाए। वह खुद उदाहरण पेश करते हैं, कर चुकाते हैं और कानून का पालन करते हैं, और उनके अधीनस्थ स्वाभाविक रूप से उनका अनुसरण करते हैं। अस्पताल में अमीर गरीब का कोई भेद नहीं है। जान बचाना सबसे पहले है, बाकी सब बाद में आता है। इन बातों ने सभी को हैरान कर दिया। जूदी यह सिद्धांत कैसे नहीं जान सकते कि लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन महान मिंग के विद्वान कर नहीं देते और किसी को भी जनता के जीवन मरण की परवाह नहीं है। क्योंगसान की तरह यहां कैसे किया जा सकता है? उसने अस्पताल में व्यस्त लोगों को देखा और महसूस किया कि उसके चौथे बेटे ने जो किया है वह उसकी एक दयालु सरकार की समझ से कहीं आगे है। यहाँ निर्माण कार्य और जनता के साथ अच्छा व्यवहार दोनों एक साथ संभव हैं। आपातकालीन प्रतीक्षालय में बैठे हुए जूदी ने एक बार फिर आह भरी। चौथा बेटा बिल्कुल साधारण नहीं है। यांगरोंग ने तुरंत सिर हिलाकर सहमति जताई। क्योंग का राजा एक बुद्धिमान सम्राट है। उनकी राय में भले ही उसने अपने मन से अधिकारियों की नियुक्ति करना, नई स्कूलें खोलना, चोंगसम और रेशमी मोजे बनवाना जैसी निषिद्ध कार्रवाइयां की हैं, लेकिन ये सब परिस्थितियों के अनुसार तत्काल लिए गए फैसले हैं। इसके विपरीत असली कुंजी है लोगों के केंद्रित दयालु शासन, खुद कर चुकाकर और कानून का पालन कर उदाहरण प्रस्तुत करना, और साथ ही सभी के साथ समान व्यवहार करना। ऐसी कार्रवाइयां सभी छोटी मोटी विवादों को समाप्त करने के लिए पर्याप्त हैं। जूदी ने मजाक में कहा, पहले तुम कहते थे कि तुम्हें पूरी स्थिति का पता नहीं है, और अब इतनी जल्दी अपनी राय बदल ली।
यांगरोंग ने झुककर अभिवादन किया। प्राचीन लोग कहते थे, एक धब्बा देखकर पूरे तेंदुए को जान लो। सिर्फ इस अस्पताल यात्रा को देखकर ही क्यों के राजा के चरित्र को जाना जा सकता है। झू दी ने झू गाओशू और झू झांझी की ओर रुख किया और देखा कि झू गाओशू की नजरें भटकी हुई थीं। वह गुजरती हुई नर्सों की टांगों को घूर रहा था। वे सफेद रेशमी मोजे पहने हुए थीं, जो सड़क पर पहने जाने वाले काले मोजों की तुलना में कुछ अधिक आकर्षक लग रहे थे। हरामी! झू दी गुस्से में आ गया और उसने झू गाओशू को एक थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की तेज आवाज ने इंतजार कक्ष को तुरंत शांत कर दिया। झू गाओशू ने हैरानी में अपना हाथ अपने चेहरे पर रख लिया। पिता, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? तुम किस अश्लीलता को देख रहे थे? झू दी चिल्लाया। क्या वह सिर्फ रेशमी मोजे ही नहीं देख रहा था? झू गाओशू अभी भी खुद को सही ठहराना चाहता था। अचानक एक हल्की चीख सुनाई दी। सुनिए साहब, आप एक घायल व्यक्ति को क्यों मार रहे हैं? सभी ने मुड़कर देखा कि यू चेन एक सफेद कोट पहने एक युवती के साथ आ रहा है। युवती ने भौहें सिकोड़ लीं। चाहे कोई कितना भी बदकिस्मत क्यों ना हो, लोगों को मारना सही नहीं है, और अगर चोट और बढ़ गई तो। यह कहने के बाद वह झू गाओशू की ओर मुड़ी। आप ही घायल हैं, है ना? मेरे साथ आइए। झू गाओशू मन ही मन खुश हुआ और जल्दी से युवती के पीछे चल पड़ा। झू दी के पास से गुजरते हुए उसने आत्मसंतुष्ट भाव से मुस्कुराया, जिससे झू दी क्रोधित हो गया। वह स्वर्ग का भव्य पुत्र सबके सामने एक युवती द्वारा डांटा गया, लेकिन वह उसका विरोध भी नहीं कर सकता था। वह केवल होशियान को कठोरता से देख सकता था, उसे इशारा करते हुए कि वह हस्तक्षेप करे, लेकिन होशियान बहुत आहत महसूस कर रहा था। पहले तो सम्राट ने ही उसे बोलने नहीं दिया था, अब वह कैसे आगे बढ़ने की हिम्मत करता? झू दी ने अपना गुस्सा दबाया और यू चेन से पूछा, यह युवती कौन है? यू चेन ने समझाया, इनका नाम जियांग वांजुन है। यह चांगजो प्रांत की है। यह संस्थान में ड्यूटी पर तैनात विशेषज्ञ है। यह क्योंगजो की पहली चिकित्सा बैच की सबसे बेहतरीन छात्रा भी है। जूली अब भी संदेह में है। यह बहुत बड़ी नहीं है। क्या यह सच में मेरे बेटे का इलाज कर सकती है? चिंता मत कीजिए हुजूर, यह जन्मजात प्रतिभाशाली है। यह कियोंग के राजा के दक्षिण जाने के बाद सबसे पहले साथ जाने वालों में से एक है। इसकी चिकित्सकीय क्षमताएं असाधारण हैं। यह छोटी सी सर्जरी कोई समस्या नहीं होगी। जूली स्तब्ध है। उसे याद आता है जब चौथा भाई दक्षिण गया था, मैंने उसके साथ चांगजो के एक शाही चिकित्सक जियांग फू को भेजा था। क्या ऐसा हो सकता है कि यह जियांग वांजुन जियांग फू की बेटी है? मैंने यह भी सुना है कि यह चौथे भाई की प्रिय शिष्या है। वह तुरंत उठ जाता है। चलो चलकर एक नजर डालते हैं। जब सभी लोग यू कियान के साथ क्लिनिक में पहुंचते हैं, जियांग वांजुन झू की चोट का निरीक्षण कर रही होती है। ये तुम्हें कैसे लगी? झू गाओशू सामने खड़ी सुंदर और पीली जियांग वांजुन को एकटक देखता है। उसका दिल बेचैन हो उठता है और वह धीमे से कहता है, मैं एक चट्टान से टकरा गया था। जियांग वांजुन मुड़ती है और सफेद रंग की एक बोतल उठाती है। पहले घाव को साफ करना होगा, फिर मैं तुम्हें एनेस्थीसिया दूंगी और कुछ टांके लगाऊंगी। झू झांझी जिज्ञासा से पूछता है, यह क्या है? यू कियान समझाता है, यह अल्कोहल है। यह उच्च श्रेणी की शराब है, 75%। दुनिया में ऐसी बैक्टीरिया हैं जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देती। अगर वे शरीर में चली जाए तो सूजन पैदा कर देंगी। अल्कोहल उन्हें मार सकता है, जिससे घाव में संक्रमण नहीं होगा। जूली की आंखों में चमक आ जाती है। युद्ध के मैदान में अधिकांश सैनिक घावों में संक्रमण के कारण मरते हैं। अगर अल्कोहल से कीटाणु शोधन किया जा सके तो हताहतों की संख्या कम की जा सकती है। लेकिन यू कियान आगे कहता है, प्रभावी होने के लिए इसे 60% सांद्रता तक आसवित करना चाहिए। फिलहाल केवल क्योंगजो ही इसे बना सकता है। जूली में जो उम्मीद अभी अभी जगी थी वह फीकी पड़ जाती है। उसे लगता है कि क्योंगजो की अच्छी चीजें महान मिंग तो उनका अनुकरण शुरू भी नहीं कर सकता। अचानक क्लिनिक से झू गाओशू की दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं। सभी लोग देखते हैं। जियांग वांजुन भौहें चढ़ाए हुए एक कॉटन स्वैब पकड़े हुए हैं। इतने बड़े होकर भी क्यों चिल्ला रहे हो? ये इतना दर्द क्यों करता है? झू गाओशू अपना सिर पकड़कर चिल्लाता है, यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। यह भी कीटाणु शोधन के लिए काम आता है। जियांग वांजुन बोतल को हिलाती है। कियोंग के राजा ने 17 साल की उम्र में दवा का स्वाद चखा था। इतनी बड़ी चोट के बावजूद उसने एक बार भी शिकायत नहीं की थी। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? झू गाओशू उकसाए जाने पर दांत भींच लेता है। आगे बढ़ो, करो। लेकिन अगले ही पल दर्द की चीखें फिर से गूंज उठती हैं।
घाव साफ करने के बाद जियांग वानयुन एक नोट लिखती है और यू कियान से एनेस्थीसिया, सुई और धागा लाने के लिए कहती है। ज्यादा देर नहीं होती, यू कियान दवा लेकर लौट आता है। जियांग वानयुन कुशलता से दवा तैयार करती है और कांच की सिरिंज से झू गांवचू को इंजेक्शन लगाती है। यह देखकर जूली जल्दी से पूछता है, तुम क्या कर रही हो? यह एनेस्थीसिया है। यह किसी व्यक्ति की संवेदनशीलता को आंशिक रूप से खत्म कर सकता है। सर्जरी के दौरान अब दर्द नहीं होगा। जैसे ही यू कियान बोलना खत्म करता है, झांग फू, जो अब तक चुप था, हैरानी से बोल उठता है, एनेस्थीसिया के बाद सच में दर्द नहीं होता? जूली भी तुरंत घबरा जाता है। डिसइंफेक्शन केवल घावों के इलाज को बेहतर बनाता है, लेकिन अगर एनेस्थीसिया सच में दर्द को कम कर सकता है तो यह युद्ध क्षेत्र में चिकित्सा देखभाल को बदल सकता है। यह सैन्य सर्जरी के लिए एक शक्तिशाली हथियार है। एनेस्थीसिया ऐसा नहीं है कि यह दर्द को पूरी तरह खत्म कर दे, फिर भी किसी न किसी हद तक कुछ महसूस होगा। यू कियान झांग फू को समझाता है और जोड़ता है, एनेस्थीसिया को सामान्य और स्थानीय में बांटा जाता है। स्थानीय एनेस्थीसिया केवल घाव के क्षेत्र को सुन्न करता है। सामान्य एनेस्थीसिया व्यक्ति को बेहोश कर देता है और वह हिलडुल नहीं सकता, जैसे वह नशे में हो। इसलिए इसे युद्ध क्षेत्र में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। झांग फू तुरंत निराश हो जाता है। जूली की आंखों की चमक भी थोड़ी मंद पड़ जाती है। दोनों सैनिकों के दर्द से डर को दूर करने के लिए एनेस्थीसिया का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन इसके दुष्प्रभावों ने उस विचार को खत्म कर दिया है। लेकिन जूली जल्दी ही अपना मन बदल लेता है। सर्जरी के बाद दर्द को कम कर पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा लाभ है। घायलों का इलाज युद्ध का एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यह हुआ तो के माफई सान की तरह है। झांग रोंग अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहते हैं, ऐतिहासिक अभिलेखों में लिखा है कि वह पेट खोलकर आंतों को धो सकते थे। पहले इसे केवल एक किस्से के रूप में माना जाता था। अब क्योंगजो की चिकित्सकीय क्षमताएं देखकर लगता है कि यह परंपरा वहीं से आई है। यू कियान ने उत्तर दिया, श्रीमान सही कह रहे हैं। हुआ तुओ क्योंगजो चिकित्सा के संस्थापक हैं। ये सभी सर्जरी क्योंग के राजा द्वारा फिर से विकसित की गई थीं। तभी जूदी ने राहत की सांस ली। अगर चिकित्सकीय कौशल किसी दिव्य चिकित्सक की विरासत से आया है तो यह पिछले जन्म की बुद्धि की तुलना में कहीं अधिक विश्वसनीय है। इस समय जियांग वानयुन ने झू गांवचू को एक पतली चादर से ढक दिया और घाव की टांकें लगाने लगी। जूदी ने अपने दूसरे बेटे से पूछा, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? झू गांवचू ने भारी आवाज में जवाब दिया, पिता, दर्द नहीं हो रहा, बस सिर में झुनझुनी सी महसूस हो रही है। यह उस तेज दर्द जैसा नहीं है जैसा हाइड्रोजन पेरोक्साइड से होता है। जूदी ने राहत महसूस की। वह सबको लेकर हॉल में इंतजार करने चले गए और देखा कि कमरे से नर्सें लगातार गहरे लाल रंग का पानी से भरे तसले बाहर निकाल रही थीं। वह वही मजदूर था जिसे लोहे की छड़ ने छेद दिया था, जिसका अभी भी इलाज चल रहा था। ऐसी चोट के बावजूद भी उसे बचाया जा रहा है। क्योंजो की चिकित्सा सचमुच असाधारण है। जूदी ने कहा, महान मिंग में ऐसी चोट को बहुत पहले छोड़ दिया गया होता। वह मुड़े और यू कियान से पूछने लगे, मिस जियांग, आपके जैसे डॉक्टर क्योंगजो में कितने हैं? उन्हें कितने साल पढ़ाई करनी पड़ती है? यू कियान ने जवाब दिया, चिकित्सा के छात्रों को 4 साल पढ़ाई करनी होती है और 1 साल की प्रैक्टिस करनी होती है। अब तक 1200 से अधिक लोग स्नातक हो चुके हैं। चिकित्सा अकादमी में 5400 लोग पढ़ाई कर रहे हैं। हर साल 1000 से अधिक लोग स्नातक हो सकते हैं। जूदी हैरान रह गए। महान मिंग की शाही चिकित्सा अकादमी के छात्रों को स्नातक होने में कम से कम 10 साल लगते हैं। क्योंगजो में 5 साल में ही वे ऐसे डॉक्टर तैयार कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से ऑपरेशन कर सकें। अगर हम इसी पैमाने पर चलें तो 1200 लोग 1,20,000 की सेना की चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित कर सकते हैं। घायलों की दर 1/3 तक कम की जा सकती है। उन्हें उन सैनिकों की याद आई जो उत्तर की अभियान में मारे गए थे और वे बुदबुदाए, जब मैं लौटूंगा तो मुझे भी एक चिकित्सा अकादमी स्थापित करनी चाहिए, लेकिन अच्छी तरह सोचने पर मैं अब बूढ़ा हो गया हूं। यहां तक कि अगर मैं अब से कोशिश भी करूं तो भी मैं महान मिंग को कितनी दूर तक ले जा सकता हूं। उसके दिल में अनायास ही एक उदासी उमड़ आई। क्लिनिक में चू गांवशू का चेहरा ढक दिया गया था। उसे बस इतना महसूस हुआ कि उसकी पेशानी पर रखी छोटी सी हथेली बहुत कोमल थी और उसका दिल खुशी से भर गया। न कोई दर्द था और न ही वह एक महिला डॉक्टर द्वारा इलाज करवाते हुए परेशान था। उसके मन में यह विचार आया कि जब वह अपने जागीर पर पहुंचेगा तो वहां भी केवल महिला डॉक्टरों वाला एक अस्पताल बनवाएगा। वह अपने विचारों में खोया हुआ था। तभी उसने बातचीत शुरू करने के लिए मुंह खोला, मैंने अब तक मिस का नाम नहीं पूछा है। यान वांगजुन हंस पड़ी,
सर, आप अभी अभी क्योंगजो आए हैं, है ना? आप अभी भी पुरानी परंपराओं के अनुसार बात करते हैं। मेरा नाम जियांग गुआंगजुन है। चू गाओशू अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना चाहता था, लेकिन वह अटक गया। यह देखकर यान वांगजुन मुस्कुराते हुए बोली, गुआंग का अर्थ सुंदर होता है, जुन का अर्थ बांस होता है। क्या यही अर्थ है? चू गाओशू ने जल्दी से जवाब दिया, जी हाँ, यही है। फिर उसने मौका देखकर पूछा, मिस, क्या आप शादीशुदा हैं? जैसे ही उसने यह कहा, यान वांगजुन की आवाज ठंडी हो गई। आप यह क्यों पूछ रहे हैं? चू गाओशू ने समझाया, बस यह कि आप जैसी कोई युवती ग्रेट मिंग में अब तक शादी कर चुकी होती। यान वांगजुन ने टांके लगाते हुए कहा, क्योंगजो में यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है विवाह की स्वतंत्रता। जबरन विवाह की अनुमति नहीं है। अगर दोनों पक्ष एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो वे पंजीकरण करा सकते हैं। अगर माता पिता विरोध करें तो पुलिस को बुलाया जा सकता है, और यहाँ तक कि उन्हें क्योंगजो से निष्कासित भी किया जा सकता है। महिलाएं भी काम कर सकती हैं और पैसे कमा सकती हैं। यहाँ तक कि अगर वे शादी न करें तो भी वे रिटायर हो सकती हैं। उन्हें दूसरों के नियंत्रण में रहने की जरूरत नहीं है। चू गाओशू बेहद हैरान था और उसने बिना शादी के उम्र सीमा के बारे में पूछा। यान वांगजुन ने जवाब दिया, पुरुष 30 साल की उम्र में और महिलाएं 28 साल की उम्र में ब्लाइंड डेट पर जाती हैं। अगर ब्लाइंड डेट सफल नहीं होती तो वे सिंगल रह सकते हैं। अगर वे 20 साल तक बीमा का भुगतान करते हैं तो वे रिटायर हो सकते हैं। बातचीत के दौरान ही सर्जरी खत्म हो गई और यान वांगजुन ने देखभाल के निर्देश देना पूरा कर दिया। चू गाओशू अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। मिस, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो क्या इसका मतलब है कि आपके दिल में कोई नहीं है? यान वांगजुन ने बेरुखी से कहा। शिन चीजी ने कहा, मैं हरी भरी पहाड़ियों को देखता हूं, कितनी मनमोहक हैं ये। क्योंकि प्रेम में असफल कहानियों से भरा हुआ है, ऐसी बातें पूछना बेकार है। चू गाओशू का दिल आधा ठंडा पड़ गया। वह स्तब्ध और उलझन में बाहर निकल गया। चूदी ने उसे जाने के लिए कहा। उसने यू चेन को एक सुनसान कोने में घसीट लिया। उसने जल्दी से पूछा, श्रीमान यू चेन, मिस जियांग किसके लिए भावनाएं रखती हैं? यू चेन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपसे छुपाने की हिम्मत नहीं करता। मुझे भी नहीं पता, लेकिन क्योंगचाओ में एक कहावत है, क्योंगचाओ की युवतियां अक्सर प्यार में पड़ जाती हैं और हर 10 में से 8 या 9 क्योंग के राजकुमार से प्रेम करती हैं। चू गाओशू वहीं स्तब्ध रह गया। उसने यह वाक्य बुदबुदाया। उसने कभी सोचा भी नहीं था। यान वांगजुन के दिल में जो व्यक्ति था वह उसका अपना चौथा भाई था। सभी अस्पताल से बाहर निकल आए। संध्या ढल रही थी। यू चेन मुस्कुराया और बोला, पहले मैं आपको खाने की गली में ले जाऊंगा, वहां रात का खाना खाएंगे। रात के खाने के बाद मैं आपको गेस्ट हाउस में आराम करने के लिए ले जाऊंगा। रथ में चू गाओशू ने अचानक पूछा, क्योंग की राजकुमारी हु गुआंग की बेटी है ना? मैंने सुना है कि क्योंगचाओ की युवतियां अक्सर क्योंग के राजकुमार पर मोहित रहती हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरे चौथे भाई ने इन वर्षों में कोई उपपत्नी रखी है। मिंग शाही परिवार में केवल 25 वर्ष की उम्र में, और यदि संतान न हो तभी उपपत्नी रखी जा सकती है। तुम्हारी उम्र तो केवल 24 है, उपपत्नी रखना तो निषेध का उल्लंघन है। जैसे ही यू चेन ने यह सुना, वह उसकी मंशा समझ गया। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंग के राजकुमार सबसे वफादार व्यक्ति हैं। शादी के बाद से उनके केवल एक बेटा और एक बेटी ही राजकुमारी से हुए हैं। वे दोनों 7 से ज्यादा अलग रहे हैं और उन्होंने कभी कोई उपपत्नी नहीं रखी। पति पत्नी के बीच का स्नेह बहुत गहरा है। यह सुनकर चूदी संतुष्ट होकर सिर हिलाया। उसे अपने 5 साल के पोते चू जानमू की याद आ गई। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। चू जानयी, जो उसके बगल में था, यह सुनकर खुश नहीं लग रहा था। जैसे ही वह विषय बदलने वाला था, उसे एक अजीब सी खुशबू आई। दादाजी, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, चू जानयी ने सूंघते हुए कहा। चूदी और चू गाओशू भी होश में आ गए। उन्होंने एक के बाद एक उस खुशबू के स्रोत के बारे में पूछा। यह शोरबे की खुशबू है, यू चेन ने समझाया। यह खुशबू मिर्च से आ रही है। यह एक पौधा है जो दूसरे महाद्वीप से आया है। इसका तीखा स्वाद क्योंगचाओ की नमी को संतुलित कर सकता है। क्योंग के राजकुमार को इसे खाना पसंद है और लोगों ने भी उसकी नकल की है। अब यह क्योंगचाओ की एक खासियत बन गई है। चूदी यह सुनकर उत्साहित हो गया। उसने तुरंत गाड़ी रोकने का आदेश दिया। चलो नीचे उतरकर इसे चखते हैं। सभी लोग स्टू रेस्टोरेंट के एक निजी कक्ष में गए। यू चेन ने उन्हें मेन्यू दिया। जैसे ही चूदी ने उसे देखा, उसका चेहरा सख्त हो गया। मेन्यू में बीफ क्यों है?
ये शब्द सुनकर सभी चौंक गए। मिंग राजवंश में हल चलाने वाला भैंसा एक रणनीतिक संसाधन है। बिना अनुमति के उन्हें मारना एक गंभीर अपराध है। चूदी ने हमेशा कृषि को बहुत महत्व दिया है। निस्संदेह यह बात उसकी संवेदनशीलता को छू गई थी। इसी मौके का फायदा उठाकर चू गांवशू ने समस्या खड़ी करने की कोशिश की। हमारे राजवंश के शाही रसोई घर में भी बीफ नहीं है, और क्यों के राजकुमार को इसे सबसे पहले खाने की हिम्मत कैसे हुई? यूचियन ने शांतिपूर्वक समझाया, हुजूर, आपने गलत समझा है। यह बैल का मांस नहीं है, बल्कि दुग्ध देने वाली गाय का मांस है। ये डच डेयरी गायें हैं जिन्हें 6 साल पहले पुर्तगाल से आयात किया गया था। ये खास तौर पर दूध देने के लिए होती है। ये खेत नहीं जोत सकती। दूध देने की उनकी क्षमता कम होने के बाद उन्हें मारना अपव्यय नहीं माना जाता। चू गांवशू फिर भी इस बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। यांग रोंग ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए जोड़ा, यूनिक सानबाओ ने एक बार कहा था कि पुर्तगाल के कुलीन लोग आमतौर पर बीफ स्टेक खाते हैं। ठीक से सोचें तो सच में इस तरह की विशेष नस्ल की गायें होती हैं। इन बातों ने झू दी के संदेह दूर कर दिए। वह सिर हिलाते हुए बोला, अगर ऐसा है तो चलो इसे आजमाते हैं। जूदी ने बीफ की मीट बॉल्स और चिकनाईदार बीफ चुना। जब उसने किताब और आंतें देखी तो उसका माथा सिकुड़ गया। इन अंतड़ियों को खाने की क्या जरूरत है? स्टू में अंतड़ियां तो जरूर होनी चाहिए। यूकियान ने मुस्कुराते हुए कहा, किताब लिब्रिलो तो केयोंग के राजकुमार की पसंदीदा डिश है। इसे डुबोने के बाद यह बेहद कुरकुरी और स्वादिष्ट हो जाती है। जब उसने सुना कि उसके बेटे को यह पसंद है तो उसने भी इसे चुन लिया। बहुत जल्दी 2 स्वादों वाला स्टू का बर्तन मेज पर ला दिया गया। लाल शोरबा उबल रहा था। सफेद शोरबा गाढ़ा और पौष्टिक था। सभी ने डर के साथ लाल शोरबे की ओर देखा। यूकियान ने दिखाया कि किताब लिब्रिलो को कैसे डुबोना है। इसे 7 या 8 बार डुबोना ही काफी है। अगर इसे ज्यादा देर पकाया गया तो यह सख्त हो जाएगा। खाने के बाद उसने संतुष्टि का भाव दिखाया। यह देखकर झांग फू ने भी इसे चखा। मुंह में डालने के बाद उसने पहले भौहें सिकोड़ लीं। इसके तुरंत बाद उसकी आंखें चमक उठीं। बहुत स्वादिष्ट, वाकई में बहुत स्वादिष्ट। यह देखकर सभी ने संकोच करना छोड़ दिया। चॉपस्टिक्स किताब लिब्रिलो की प्लेट से लेने के लिए आपस में होड़ कर रहे थे। हॉट पॉट रेस्टोरेंट के प्राइवेट केबिन में हैरानी की आवाजें लगातार आ रही थीं। कितना गर्म है, कितना गर्म है, लेकिन किसी ने भी अपनी चॉपस्टिक्स नहीं रोकी। लिब्रिलो और बीफ एक के बाद एक बर्तन में डाले जा रहे थे। सैन्य जनरल होने के नाते वे लालच के साथ खा रहे थे। यहां तक कि झूदी ने भी अपनी सम्राट की छवि को नजरअंदाज कर दिया। मन मर्जी से खाते पीते रहे। जितना ज्यादा खाते, तीखापन उतना ही ज्यादा लुभावना हो जाता था। सभी एक ऐसी स्थिति में आ गए थे कि खाना भी चाहते थे, लेकिन तीखापन भी महसूस कर रहे थे। रुकने का यह चक्र तीखापन को और भी बढ़ा देता था। आखिरकार जूदी ने अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रख दी। हाँफते हुए बोले, यह व्यंजन बहुत ज्यादा तीखा है। यह स्वादिष्ट है, लेकिन ज्यादा खाना मुश्किल है। झू झांझी, जिनके होंठ लाल हो गए थे, ने जल्दी से पूछा, अधिकारी, यूं क्या आपके पास तीखापन कम करने के लिए कुछ है? मेरे पास बियर और नारियल पानी है। यूकियान ने किसी को पेय लाने का आदेश दिया। सबसे पहले नारियल पानी परोसा गया। सभी ने एक घूंट चखा। हल्की मिठास और दूधिया खुशबू ने तुरंत तीखापन दूर कर दिया। यहां तक कि जूदी ने भी प्रशंसा में सिर हिलाया। फिर उसने बियर की ओर देखा, जो झाग के साथ एक एम्बर रंग का तरल था। जूदी ने संदेहपूर्ण भाव दिखाया। जू झांझी ने पहल करते हुए उसे छका। एक घूंट चखने के बाद उसने भौहें सिकोड़ लीं। कड़वी और कसैली। यूकियान मुस्कुराए और उदाहरण प्रस्तुत किया। बियर का असली स्वाद समझने के लिए उसे बड़े घूंट में पीना चाहिए। यह कहते हुए उसने बियर एक ही घूंट में पी ली। जू झांझी ने उसकी नकल की और एक बड़ा घूंट लिया। तुरंत ही उसे ताजगी और मीठा सा स्वाद महसूस हुआ। यह एहसास बेहद तरोताजा करने वाला था। स्वादिष्ट। पूरा शरीर तरोताजा महसूस करने लगा। यह देखकर जूदी ने भी एक गिलास चखा। वास्तव में इसका स्वाद अनोखा था। सभी ने अपने गिलास उठाए और जाम टकराए। बियर ने तीखापन कम कर दिया और माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया। खाने पीने का नया दौर और भी ज्यादा आनंददायक था। यहां तक कि झू गांवशू, जो तीखा बर्दाश्त नहीं कर सकते, वे भी कई पैग पीने से खुद को रोक नहीं पाए। आरक्षित कमरे में गिलास आपस में टकरा रहे थे। खिड़की के बाहर लालटेनें पहले ही जल चुकी थीं। सड़कें बेहद जीवंत थीं। जूदी थोड़ा नशे में था। अपनी कुर्सी पर टिके हुए उसने आह भरी,
मैं जिस सांसारिक दुनिया की समृद्धि की कल्पना करता हूं वह बस यही है। यह सांसारिक माहौल ठीक वैसा ही है जैसा किसी समृद्ध युग की कल्पना में होना चाहिए। खाने पीने से तृप्त होकर सभी हॉटपॉट रेस्तरां से बाहर निकल आए। अब देर रात हो चुकी थी, लेकिन क्योंगजो की सड़कें अभी भी जगमगा रही थीं और चहल पहल से भरी थीं। युदी ने संदेह से पूछा, क्या रात में भी यहां इतनी रौनक रहती है? क्या क्योंगजो में रात का कर्फ्यू नहीं है? पहले तो था, बाद में शहर का कर्फ्यू हटा दिया गया। यू कियान ने समझाया, रात का बाजार शाम से लेकर तड़के तक खुला रहता है। गर्मियों में यह पूरी रात चलता है और सुबह तक जारी रहता है। यह रात में काम करने वाले मजदूरों और पर्यटकों के लिए सुविधाजनक है और लोगों को गर्मी की रातों में ठंडक पाने का मौका भी देता है। अजांगफू को सुरक्षा की चिंता थी। इतनी अफरा तफरी में क्या उन्हें डर नहीं लगता कि कोई बदमाश परेशानी खड़ी कर देगा? यू कियान मुस्कुराते हुए बोले, चिंता की कोई बात नहीं है। क्योंगजो में चोरी की सजा बहुत सख्त है। लोग शांति से रहते और काम करते हैं। मजदूरों की बस यही चाहत है कि वे पैसे कमा सकें। अगर वे कोई अपराध करेंगे तो उन्हें जितना मिलेगा उससे कहीं ज्यादा खोना पड़ेगा। इसके अलावा सड़कों पर गार्ड भी गश्त करते हैं। साथ ही सादी वर्दी में पुलिस भी गश्त करती है, इसीलिए छोटे मोटे चोर छुप नहीं सकते। जूदी अभी भी संदेह में थे। इतने सारे गार्ड, इसकी लागत कम नहीं होनी चाहिए। सिर्फ लोगों की सुविधा के लिए क्या यह उल्टा असर नहीं है? यह बर्बादी नहीं बल्कि एक जरूरी खर्च है। यू कियान ने नाइट मार्केट की दुकानों की ओर इशारा करते हुए कहा, ये 7 सड़कें क्योंगजो का मनोरंजन और खर्च का केंद्र हैं। एक रात के टैक्स कई फैक्ट्रियों और खेतों से ज्यादा होते हैं। नाइट मार्केट को बनाए रखना असल में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। झू गाओशू ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, ये सारी दुकानें क्योंकि राजा की निजी संपत्ति हैं, है ना? आखिरकार ये जनता का शोषण ही है। गलत। यू कियान ने विरोध किया, क्योंकि राजकुमार को दुकानों की सकल आय का 40% टैक्स के रूप में देना होगा, जिसे अधिकारियों के वेतन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी बचा 60% सार्वजनिक कार्यों, ट्रेनों, फैक्ट्रियों, अस्पतालों में निवेश किया जाएगा। सब कुछ वहीं से आएगा। पैसा घूमेगा, लोगों की जिंदगी बेहतर होगी और देश को फायदा पहुंचेगा। यह बिल्कुल भी शोषण नहीं है। इन शब्दों ने सभी को निरुत्तर कर दिया। क्योंगचाओ की आर्थिक तर्क शक्ति, भले ही यह महान मिंग के पारंपरिक विचारों के विपरीत हो, एक अलग व्यवस्था बनाती है जिसे खारिज नहीं किया जा सकता। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि सभी लोग 5 मंजिला गेस्ट हाउस पहुंच गए। यू कियान ने विदा लेते हुए कहा, यहां आराम कीजिए सज्जनों, कल आपको किसी भी व्यवस्था की सूचना दी जाएगी। मैं बाद में आपकी सेवा के लिए लौटूंगा। यह कहकर उन्होंने झुककर अभिवादन किया और चले गए। जूदी गेस्ट हाउस की खिड़की के सामने खड़े होकर क्योंगचाओ के घरों की हजारों रोशनियों को निहार रहे थे। उनके दिल में भावनाओं का बवंडर उठ रहा था। आज आपके प्रति उनकी प्रारंभिक उपेक्षा पूरी तरह से चौंक और क्योंगचाओ के मॉडल पर गहरी सोच में बदल गई थी। सीमा शुल्क, रेलवे स्टेशन, अस्पतालों से लेकर स्टील मिलों और नाइट मार्केट तक क्योंगचाओ का हर स्थान उनकी महान मिंग के प्रति धारणा को तोड़ रहा था। जो बात उन्हें सबसे ज्यादा घुटन महसूस करा रही थी वह यह थी कि आपने जो आर्थिक विकास और शासन की नीतियां लागू की थीं, वे एक ऐसा रास्ता खोल रही थीं जिस पर पहले कभी कोई नहीं चला था। इसके मुकाबले महान मिंग, जिसे उन्होंने बनाने में कड़ी मेहनत की थी, चाहे उसने पिछली राजवंशों से सीखा हो, शासन में सुधार किया हो, सेना को मजबूत किया हो, सीमाओं का विस्तार किया हो, शास्त्रों की पुनर्समीक्षा की हो और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया हो, फिर भी वह घोड़ों से खींची जाने वाली गाड़ियों के युग में ही थी और तांग व सोंग राजवंशों से उसमें कोई बुनियादी अंतर नहीं था। उसे निराशा के साथ एहसास हुआ कि महान मिंग के बुद्धिमान लोग 8 भागों के निबंधों में ही डूबे हुए हैं। कोई भी भाप इंजन, इस्पात उत्पादन, चिकित्सा सुधार जैसी उन चीजों का अध्ययन नहीं कर रहा था जो वास्तव में देश को मजबूत बना सकती थीं। अगर कोई और देश पहले क्योंगचाओ के रास्ते पर चलता तो महान मिंग पर तत्काल खतरा मंडरा जाता। सौभाग्य से यह सुधार उसके बेटे से आया था, महान मिंग की धरती से आया था।